जिंदगी में कामयाब अगर होना चाहते हैं तो अपने आसपास वालों की भी मदद करें। अच्छी चीज मिली है पाकिस्तान को, लेकिन बहुत देर कर दी है मेहरबान आते आते। पहले भी कई बार ऐसे मौके आए, किस तरह के इल्जामात भी लगे, तब फिर रिजाइन नहीं किया। पिछले दौर में नैब ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। सर क्या बता सकती हैं ये असली है नकली? ये असली है क्योंकि इसमें तो तार है। उसका आप चेंज करेंगे तो कलर चेंज भी होगा और यहाँ पर आपकी पिक्चर पाकिस्तानी मांग नजर आएगा नीचे अलग से। कोट पैंट पहना तो इसमें से 45,000 रुपए निकले। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और आज बुध का दिन है बिल्कुल, और प्रोग्राम हमने शुरू करना है जनाब, और होपफुली आपको आज का प्रोग्राम बेहद पसंद आएगा। मैं सहरिश सुहेब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ मेरे साथी एंकर फहीम खान जो कि इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, कल छुट्टी मारी है इन्होंने। जी बिल्कुल जी, आपको मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अनएक्सपेक्टेडली हो जाती हैं। होने वाली को कहते हैं होने को कौन टाल सकता है जी। तो जो होने वाली चीज़ थी वो हो गई है, लेकिन अब हम आपके साथ हैं। कल के लिए माजरत चाहते हैं अपने तमाम नाजरीन से, और इसके साथ साथ आज की अच्छी बात से आज का आगाज करेंगे। कोट ऑफ द डे का टाइटल लगाइए, ये आ गया टाइटल बेहतरीन किस्म का। नाज़रीन आज की अच्छी बात यह है कि जिंदगी में कामयाब अगर होना चाहते हैं तो अपने आसपास वालों की भी मदद करें। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको मिसाल जरूर याद होगी कि दो घड़े रखे हुए थे, एक पे ढक्कन था एक पे ढक्कन नहीं था। किसी ने पूछा कि भाई इस पे ढक्कन क्यों नहीं है, तो बताया गया कि ये एक दूसरे की मदद करते हैं, नहीं एक दूसरे का पांव खींचते हैं, ये है हमारी कौम। और दूसरे पे ढक्कन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि वो सीढ़ी बना के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें चाइनीज कहते हैं वैसे बाय द वे, लेकिन वो कोई और थे। ये मिसाल दी जाती है। तो दूसरों की मदद कीजिए, सीढ़ी बनाने की कोशिश कीजिए, ना कि दूसरों का पैर खींचिए, उनकी टांग खींचिए, उनके काम में रोड़े नहीं अटकाइए, बल्कि कोशिश ये कीजिए कि आपकी ज़बान से, आपके हाथ से, आपके माल से अगर किसी का भला होता है तो होता रहे। क्योंकि अगर वो आपके मुकाबले में दौड़ पर नंबर 2 भी आता है तो आप दूसरी सीढ़ी पर जा चुके होते हैं। बिल्कुल, ये आपने जितनी अच्छी बातें की है ना, आपने इनका खास ख्याल रखना है। हाँ। और ये जो माल से भी किसी की मदद की, आपने खुद ही बात की। मैंने अभी रिसेंटली आपकी मदद की है, देखिए मैंने जगह स्विच की है, अभी रिसेंटली आपकी मदद की है मैंने। मैं चाहता हूं इसके बाद अगर आप नाश्ता भी कराएंगे ना अच्छा सा, तो ये माल से भी मदद हो जाएगी। नहीं वो मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो भी मैं आपकी मदद कर रहा हूं। डाइटिंग कीजिए। बड़ी खबर की जानिब बढ़ते हैं। कौमी टीम की बांग्लादेश के खिलाफ शानदार कामयाबी, शिकस्त का सिलसिला टूट गया, लेकिन सेमीफाइनल तक रसाई के लिए अगर मगर की सूरत हाल बरकरार। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कीवीज की हार शाहीनों को कराएगी एक और पड़ाव पार, वरना ग्रीन शर्ट्स हो जाएंगे इवेंट से बाहर। मियां साहब सियासी मैदान में खुलकर मुतहर्रिक, सियासी जमातों के सरबराहान से मुलाकात और मुल्की मसाइल के लिए मुश्तरका जदोजहद का फैसला। लीगी कायद जल्द चारों सूबों के दौरे पर होंगे। मुल्क में जाली नोटों के गंदे धंधे का इंकशाफ, कौन सा नोट फर्जी और कौन सा असली, अवाम कैसे पहचान सकते हैं, ये भी आज हम आपको बताएंगे ताकि आपके साथ धोखा ना हो। और पेंटिंग ऐसी के असल का गुमान हो, सियालकोट के 3D आर्टिस्ट की हर तरफ धूम है। हैरत अंगेज फन पारे बनाने वाले अहमद रजा आज दुनिया बोल है में मेहमान होंगे। वैसे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, इतने जबरदस्त फन पारे कि वाकई बड़े वो अट्रैक्टिव लग रहे थे देखने में। 3D बिल्कुल प्रिंट्स यूज होते हैं, प्रिंटर्स यूज होते हैं, लेकिन वो खुद पेंट करते हैं। ये बड़ी कमाल की बात है। जबरदस्त। अच्छा खैर, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा इनसे बात करके। अब जनाब हम कुछ ट्रेंड्स के हवाले से आपको बताते हैं। और अनडाउटेडली कल का मैच, ये हैशटैग पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, ये ट्रेंड में शामिल है, टॉप ट्रेंड बना हुआ है। और वर्ल्ड कप में मुसलसल 4 शिकस्तों के बाद बिलाखिर हमने कल का मैच जीत लिया। आखिर इसकी वजह फ़खर जमान ही थे, तो क्या उन्हें पहले क्यों नहीं हमने जनाब अपनी टीम में उस तरीके से रखा। बहुत सारी बातें हो रही हैं। अलबत्ता सेमीफाइनल तक रसाई अब कहा जा रहा है कि मुमकिन हो जाएगी। इस ट्रेंड में अब तक 1,24,000 से ज़ायद सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं। और हम भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल क्या माहौल था फिर स्टेडियम में और कितना मज़ा आया लोगों को मैच देखने में। जी। हैशटैग फ़खर जमान, ये भी गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की जीत में जहां कौमी टीम के बॉलर्स की बेहतरीन कारकर्दगी शामिल है, वहीं बल्लेबाजी में फ़खर जमान की उम्दा बैटिंग जो कि बाइस से फ़खर बने, उसको नज़रअंदाज किए जाने के तो काबिल नहीं है। शायकीन का कहना है कि अगर फ़खर जमान बखिया मैचेस में भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होते, जो बात मैंने पहले की है,
तो पाकिस्तान अगर मगर की सूरत हाल में घिरा ना होता। और ये शायकीन का बेड़ा जो है ना, वो मैं कब डूबेगा मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि फ़खर ज़मान को इन्हीं शायकीन ने ये कह के निकाला था कि ये फिट नहीं है, ये खेल नहीं रहे, परफॉर्म नहीं कर रहे, एशिया कप में नहीं खेल रहे, कंसिस्टेंसी के साथ 12 मैचेस या कोई 14 मैचेस इन्होंने खेले थे जिसके अंदर ये फ्लॉप हुए थे। अब एक मैच में चल गए तो पहले क्यों नहीं लाए इन्हें? ओ भाई, आप अपने अंदर के तज्जियाकार को ज़रा संभालिए। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं है जो पान के खोखे पर बैठकर भी अपना तज्जिया दे देते। जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू दिया था, लग यही रहा था कि वो पान के केबिन पे खड़े हुए हैं। जो बातें वो कर रहे थे वो पान के केबिन पे होती हैं, ना कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के वो बातें की जाती हैं जो चेयरमैन साहब कर रहे हैं। काफी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि इंडिया में जो वो कमेंट्री कर रहे हैं वो भी इस बात पे जगहसाई का सामना करना पड़ रहा है कि मजाक उड़ाया उन्होंने कि भाई क्या कर रहे हैं, चेयरमैन ही अपनी टीम के साथ ऐसा कर रहे हैं, और वो भी कैसे वक्त में कि जब टीम इवेंट में मौजूद है, अभी खेल रही है, अपने मुल्क में नहीं है। तो ये सारी बातें बाद में भी हो सकती थी। खैर, इस पर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है और पिछले 2-3 दिन से हो रहा है, और कोई इस पर हमने ये देखा है कि उन्होंने किसी कोई भी कहते हैं ना एक थोड़ी सी शर्मिंदगी का इजहार किया हो या कहा हो कि हाँ मुझसे कुछ गलती हुई, मैं जज्बाती हो गया था, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता कल का दिन किया उन्होंने, वैसे ही 5-6 तारीख को उनकी पेशी लगने वाली है वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने, क्या पता रहें क्या पता ना रहें, उन्हें पता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो कुछ ऐसा करके चले जाते हैं कि टॉक ऑफ द टाउन तो बने रहें, बिल्कुल वो ये करके चले गए। बिल्कुल। अच्छा, कल का मैच जो कल का दिन है वो बड़ा अच्छा रहा है, और कल किस तरह चौके छक्के लगे हैं, हमने एक रिपोर्ट तैयार की है तो वो दिखा देते हैं, हाइलाइट्स दिखाएं भाई, जरूरी है। अच्छा, पता क्या, शानदार रिपोर्ट बिल्कुल दिखाते हैं। इस शानदार फतह के बावजूद भी वर्ल्ड कप में कौमी टीम की सेमीफाइनल तक रसाई अगर मगर से 2-4 है। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान आज का मैच इस सिलसिले में बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज जनूबी अफ्रीका वाले कीवीज़ को हराएंगे तभी कौमी टीम के आगे जाने के इम्कान रोशन हो पाएंगे। फ़हीम, ऐसा है, और साथ साथ सिर्फ यही नहीं है बल्कि साउथ अफ्रीका, प्रोड्यूसर साहब थोड़ी देर के लिए रिपोर्ट रुकिएगा भाई, क्योंकि अब बात निकल चली है तो दूर तक जाएगी। क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है उसने तो हरा ही देना है न्यूजीलैंड को, उसके साथ साथ इंडिया ने अपने सारे मैचेस जीतने, बांग्लादेश ने अफगानिस्तान से भी जीतना है, और उसके साथ साथ जो है वो आगे न्यूजीलैंड को जो बाकी 2 मैचेस खेलने हैं वो न्यूजीलैंड को जीतने, ऑस्ट्रेलिया को अपने 2 मैचेस हार के 1 मैच जीतना है, तब जाकर के हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। और अगर इसके बाद हम सेमीफाइनल में पहुंचे तो फिर तो खुदा की कसम हमारे लिए फाइनल ही होगा, वो मौजज़ा ही होगा हमारे लिए, और कुछ भी नहीं होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हिंदुस्तान से हमारे नुमाइंदा खास एजाज वसीम बाकरी जो हैं वो मौजूद है। आइए उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज, कैसे मिजाज आपके जीत के बाद? जी वालेकुम सलाम। फाइनली पाकिस्तान जीत गया और अच्छी जीत मिली है पाकिस्तान को, लेकिन बहुत देर कर दी है मेहरबान आते आते, और क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचने तो के इम्कानात कम से कम मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, बाकी आप लोगों को मुझे भी नहीं दिख रहे, मुझे भी नहीं दिख रहे एजाज साहब। लेकिन एक मजे की बात हुई है, कल का मैच पाकिस्तान जीता है, चीफ सेलेक्टर साहब जो है, चीफ सेलेक्टर साहब रिजाइन कर गए और भतीजा खेला नहीं और पाकिस्तान जीत गया। ये बाबर भी बड़ा खुश नजर आ रहे थे ग्राउंड में। अब वो जीत की खुशी, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ जी जीत रहे थे इसलिए खुश थे, या वो नेचुरली बहुत ज़्यादा खुश थे, सुकून था उन्हें कि हाँ जी अब सुकून से खेल सकते हैं। ये कोई अंदर की खबरें जो आपके पास होती हैं, वैसी कोई खबर निकाल के लाए, या कोई खुदा ना खास्ता आप भी कोई चेयरमैन साहब को बिठा के इंटरव्यू ना कर लीजिएगा? देखिए, मुझे एक बात की समझ नहीं आती है कि हम पाकिस्तानियों को, टीम वर्ल्ड कप में है, टीम इंडिया के अंदर है, अंदर की खबरें लेके इस टीम को परेशान जरूर करना है। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने जो करतूत हैं उससे इस टीम की जो इस वक्त ट्रोलिंग हो रही है वो कम हो रही है। अगर मेरे पास भी अंदर की खबरें होंगी भी सही, तो जहां पे टीम जिस जगह पे आई हुई है, जिस गर्दाब के अंदर टीम है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए इस टीम को कुछ दिन के लिए बशक दें, उसके बाद सबको घर भेज दीजिए। बोर्ड की खबर जो है ना सैरिश, बोर्ड की खबर जो है एजाज, वो तो टीम के लिए खुशाइन साबित हो रही है ना। अब आप देखें, पीसीबी चेयरमैन ने इंटरव्यू दिया, उससे उदास थे, चीफ सेलेक्टर ने रिजाइन किया, फिर उसके बाद माहौल थोड़ा सा बदला है, ग्राउंड में बॉडी लैंग्वेज नजर आई है, ऐसी बात नहीं है कि रिलैक्स नहीं है खिलाड़ी। देखिए, चीफ सेलेक्टर साहब की वो जो शेयर होल्डर्स उनके निकले थे कंपनी के अंदर, साया ग्रुप के अंदर, वो उस वजह से गए हैं, उनको ये लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे बारे में ये गलत प्रोपेगेंडा किया गया है, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमेटी बनी है वो मुझे क्लियर कर देगी। और इंजमामुल हक ने रजाकाराना रिजाइन किया है। अगर उनको पीसीबी की कमेटी क्लियर कर देती है तो 25 लाख रुपए माहाना की तनख्वाह अगर आपको घर बैठे मिले, आप जो टीम सिलेक्ट करें वो भी रिजल्ट ना दे, आपका भतीजा भी खेलता रहे, आपका बेटा भी अंडर 19 खेलता रहे, 25 लाख तनख्वाह भी हो, तो भाईजान आप छोड़ना चाहेंगे? वो वापस आ जाएंगे, कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा। लेकिन अच्छा, पता है एजाज, इस पर बहुत सारे तज्जियाकार ये बात कर रहे हैं कि पहले भी कई बार ऐसे मौके आए कि इस तरह के इल्जामात भी लगे, तब तो रिजाइन नहीं किया, अब रिजाइन करने की वजह क्या ऐसी बन गई कि जनाब रिजाइन नहीं कर रहा हूं मैं,
और मैं ये इल्ज़ामात बर्दाश्त नहीं करूँगा, पहले मुझे क्लियर करें उसके बाद फिर मैं आऊँगा। ये अब क्यों किया इन्होंने खुद से? देखिए अब इंजमामुल हक ने रिजाइन इसलिए किया है क्योंकि जब ये खबर सामने आई तो उसके बाद चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ने ये कहा कि हमें चेक करना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि क्रिकेट फैंस को सिर्फ जो एक अखबारात के अंदर एक टॉप हेडलाइन लगी होती है वो लोग पढ़ लेते हैं। ऐसा ही है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का डेडलॉक प्लेयर्स का और पीसीबी के दरमियान बन गया जब टीम इंडिया आ रही थी। टीम एशिया कप खेल के वापस आई, पाकिस्तान के पास पहले प्लेयर्स के पास सिर्फ 5 से 6 दिन थे। 3 दिन तक तो प्लेयर्स शाहीन अफरीदी की शादी में बिजी रहे, तो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ ही नहीं सके, ना वो दस्तखत कर सके। होता क्या है कि लाहौर कैंट के अंदर चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ साहब का घर है, वहां पर इंजमामुल हक साहब जो हैं वो बाबर आजम को लेके पहुंच जाते हैं। ये डेडलॉक होता है, प्लेयर्स और बोर्ड राजी नहीं हो रखे हैं। तब ये किसी को पता नहीं होता कि इंजमाम इन प्लेयर्स के एजेंट की कंपनी भी चलाते हैं। तो ज़का अशरफ के घर पे बैठ के वहां पर ये मुतालबा किया गया प्लेयर्स की तरफ से, स्पेशली कप्तान की तरफ से, कि आईसीसी के रेवेन्यू से हमें आप हिस्सा दो। पूरी दुनिया के प्लेयर्स ज्यादा पैसे कमाते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स तो 2 लीग खेलते हैं, एक सुपर लीग हम खेलते हैं जिसका सबसे महंगा प्लेयर 3 करोड़ का है। तो जो आईपीएल है उसका सबसे महंगा प्लेयर 50 करोड़ का होता है, पाकिस्तानी करेंसी की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए चेयरमैन पीसीबी ने आईसीसी के रेवेन्यू के पैसे बढ़ा दिए और मसला सॉर्ट आउट हो गया। वैसे मेरा ख्याल है इजाज, हमें भी ये डॉक्टर इंजीनियर छोड़ के क्रिकेट ही ज्वाइन कर लेनी चाहिए, अपने बच्चों के लिए सोचना चाहिए। जब इतना पैसा बता रहे हैं आप, मतलब करोड़ों रुपया, और वो भी अगर आपने परफॉर्म नहीं भी किया तो कोई मसला नहीं है, वो सैलरी जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपको मिलनी है वो मिलनी है, पेनल्टी भी कोई नहीं है। एनी हाउ, मुझे ये बताएगा कि अभी ज़का अशरफ साहब के हवाले से जो इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है कि शाहिद अफरीदी ने बोला है कि भाई इनको कुछ बताए, किसी क्लब के चेयरमैन नहीं है, ये पीसीबी के चेयरमैन है। फिर कुछ तज्जियाकार बोल रहे हैं कि भाई ये इनका सियासत से ताल्लुक है, इनका ताल्लुक ही नहीं है खेल से, तो तभी इस तरह की हरकतें इस तरह की हो रही हैं। तो आप मुझे बताइएगा कुछ सेंटिमेंट वहाँ आपने कुछ फील किया, किस चीज़ ने असरअंदाज किया क्रिकेट टीम को, या क्या चल रहा है? जग घसाई की बातें हो रही हैं कि वहाँ पे जो कमेंट्री कर रहे हैं उन्होंने भी मजाक उड़ाया भारत में। नहीं, जो बाबर आजम का व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट जो लीक हुआ है उसके ऊपर तो चेयरमैन पीसीबी के ऊपर तनकीद बनती है, क्योंकि वो राशिद लतीफ को, मैं अब वर्ड इस्तेमाल करने लगा हूँ, झूठा साबित करने के लिए, क्योंकि पीटीवी के ऊपर बैठ के ये राशिद ने दावा किया था कि कप्तान बाबर आजम इंडिया में बैठ के 6 दफा अपने चेयरमैन को कर रहे और चेयरमैन ने फोन नहीं उठाया। ये राशिद लतीफ ने, अब वो चेयरमैन पीसीबी को राशिद लतीफ साहब पसंद नहीं है और वो राशिद उनको पसंद नहीं करते हैं, तो वो राशिद को झूठा साबित करने के लिए वो स्क्रीनशॉट जो है वो पब्लिक किया गया। ये ज्यादती की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। बाकी क्योंकि ये क्रिकेट बोर्ड भी नया है, चीफ सिलेक्टर भी नया है, टीम पुरानी है, यही टीम खेल रही थी। कल पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने बकायदा बार ये चैनल पे कह रहे थे कि हमारे पास 1-2 प्लेयर चेंज करने की गुंजाइश होती है। अभी इस वर्ल्ड कप के अंदर हमारा जो हाल है वो आपके सामने है। यहाँ से पाकिस्तान ने 10 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज खेलने चले जाना है। आप देखिएगा सिर्फ 2-3 चेंज होंगे। सरफराज क्योंकि टेस्ट स्पेशलिस्ट है, सरफराज अंदर आ जाएंगे, 1-2 टेस्ट बॉलर अंदर आ जाएंगे, यही प्लेयर्स वहां खेलने जाएंगे। हमारे बेंच के ऊपर ऐसे प्लेयर्स ही नहीं है जिस मुल्क के। अच्छा, ये देखें इजाज, इस वक्त जो है ना, एक आपने बताया कि जी अब्दुल रज़ाक साहब ने भी यही बताया है कि टीम की जो है वो तैयार नहीं हो पा रही है, 1-2 खिलाड़ी चेंज करने से ज़्यादा का ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास। तो इस वक्त जो हम चेंज कर रहे हैं, जो शफलिंग कर रहे हैं, बेसिकली बनती तो जगह अबरार की है, लेकिन अबरार हमारे पास रिजर्व में है, हम उन्हें ला नहीं सकते जब तक कि कोई मेजर इंजरी ना हो, और अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो कि कोई किसी खिलाड़ी को मेजर इंजरी हो। पर उसामा अमीर और हसन अली को लेकर के जो है अब बहस चल पड़ी है कि अगले मैच में कौन होने वाले हैं, उसामा की जगह बन रही है या हसन की, क्योंकि उसामा भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सर जी, मेरा जाती ख्याल यह है कि कप्तान बाबर आजम को हारिस रऊफ को अब रेस्ट करवाना चाहिए। ठीक है, वो स्पीड के फास्ट बॉलर हैं, ठीक है, उनकी जबरदस्त बॉलिंग है, उन्होंने कल भी 2 आउट करके दिए हैं, लेकिन एक बॉलर 6 वर्ल्ड कप के मैचेस के अंदर अगर अपने कप्तान को मैच नहीं जितवा सकता तो उसको बिठाने में कोई हर्ज नहीं है। शादाब को नैब कप्तान होते हुए भी तो रेस्ट करवाया गया उसामा अमीर को, तो इसलिए हसन अली को वापस आना चाहिए। और हमने अगला मैच, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपकी ये बात ठीक है कि हारिस को रेस्ट कराया जाए, क्योंकि अगर वो नहीं खेलेंगे तो फिर खेलेगा कौन? उसामा खेलेगा ना जी, रन्स भी तो बनाने सामने वाली टीम। कल बहुत पिटा है उसामा। नो, मैं आपको बताता हूँ, आप एक स्पिनर्स की जगह फास्ट बॉलर कैसे ऐड कर रहे हैं, मेरी सुन लीजिए। हाँ, बताएं। अगला मैच पाकिस्तान ने खेलना है बेंगलोर में चिन्नास्वामी स्टेडियम में अगेंस्ट न्यूजीलैंड। ये वो चिन्नास्वामी स्टेडियम है जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए हमें 367 रन मारे थे।
350 रन मारे थे। वो छोटी बाउंड्री वाला स्टेडियम है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारे खिलाफ पहले बैटिंग करके डोमिनेट खेला था और हमारे बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया की पहली विकेट 260 रन पे जाके ली थी। तो वहां पे हमें बॉलर्स कौन सा चाहिए? 130, 135, 140 की स्पीड वाला। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट भी उसी दिन 350 खाने के बाद पाकिस्तान भी 305 रन कर गया था। मिचेल स्टार्क को हमने भी कोई विकेट नहीं दिया था। तो हमें स्पीड स्टार वहां नहीं चाहिए। चलिए जी, बेजाज आपका मशवरा आ गया है और आपने जो कॉम्बिनेशन बताया वो भी हमने सुन लिया है और नेक हमारी टीम के साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। सिलसिला है ये जारी रहे और इसी सिलसिले को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल सियासत का रुख करते हैं और सियासी मैदान से ये खबर है कि नवाज लीग के कायद मियां नवाज शरीफ बहुत जल्द मुल्क के चारों सूबों के दौरे करने वाले हैं। ये दौरे 10 नवंबर से शुरू होंगे, लेकिन अभी ये कहना कबल वक्त है कि इन दौरों के दौरान कोई बड़े जलसे या कोई रैलीज निकाली जाएंगी या नहीं। अलबत्ता मियां नवाज शरीफ साहब अहम शहरों में सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इसके अलावा टिकटों की तकसीम के लिए भी बात होगी। पार्लिमानी बोर्ड की निगरानी भी खुद करेंगे और साथ साथ दूसरी तरफ नवाज शरीफ के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि कल एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस की अपील्स बहाल करने का तफसीली फैसला जारी हो गया है। सहरी साहिबा बिल्कुल जनाब, तो अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं सियासत के मैदान से और ये भी हम देख रहे हैं कि अभी जो चारों सूबों के दौरे की बात हुई है, इसका मतलब है कि जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ अपने तौर पर कर दिया है। तो जनाब इस वक्त नून लीग से सेनेटर रफ़ीक रजवाना साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया रफ़ीक साहब आपके वक्त का। बड़ी अच्छी बात है रफ़ीक साहब कि अभी ये आपके लीगी कायद मुतहर्रिक हो गए और एक तरह से इलेक्शन की तैयारी का आगाज़ हो गया है। लेकिन जो आपके गुज़श्ता हुकूमत में आपके साथी थे, इत्तेहादी थे, जो मियाँ साहब को लाडला प्लस कह रहे हैं, कुछ उनको भी मुतमईन करें, उनको बनाएं। जहाँ से आपने लेकिन के आगे फिक्रा बोला है उसका मैं क्या जवाब दूं। मसला ये है, हमारे दोस्त हैं सारे और हमारे साथी भी रहे हैं, वैसे भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के दोस्त हैं। तो इन बात में ये लाडला कहना, सब कुछ कहना, ये कुछ एक ऐसी माइनस नहीं बल्कि नेगेटिव पॉलिटिकल माइलेज है जो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। मियाँ साहब आए हैं, अदालत को उन्होंने रजू किया, अदालत का फैसला आ गया। और दूसरी बात ये है कि ये तो पीपल्स पार्टी का और हमारा मौक़िफ़ रहा है और है कि पिछले दौर में नैब ने झूठे केसेस बनाए, नैब ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की और इस तरह के झूठे केसों में जिनकी अपीलें ज़ेर समाअत थी और बाद में दाखिल दफ्तर हो गई और अब बहाल हो गई, तफसीली फैसला आ गया। तो जब इस मौक़िफ़ पे हम इकट्ठे थे कि जी के नैब के जो मुकदमात हैं वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए कायम किए गए, तो उसमें अगर छोटा मोटा ये रिलीफ मिला है तो अपीलें तो अभी ज़ेर समाअत है। कल को इंशाल्लाह मियाँ साहब उनसे बरी हो जाएंगे तो फिर कहेंगे जी लाडला प्लस हो गया। अगर इंसाफ मिले हमें तो उस पर एतराज करते हैं और उन केसों में मिले जिन पे उनका और हमारा मौक़िफ़ यकसा था। रफीक साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं सर, वो तो उन पे भी एतराज करते थे जो उनके खिलाफ फैसले आते थे, तो उनका मानना तो ये है कि जी मीठा मीठा हप और कौड़ा कौड़ा। देखिए अब हमारा काम नहीं है उनको मुतमईन करना, हम तो मेरिट की बात करते हैं। दुरुस्त है। अच्छा, ये दौरों की अगर हम बात करें मियाँ साहब के जो चारों सूबों में दौरे हो रहे हैं, इसमें खबर ये भी है कि जी एमक्यूएम से भी राब्ते बहाल किए गए हैं और कोई अहम मुलाकात होने जा रही है एमक्यूएम के रहनुमाओं से, यानी कराची में भी जो है वो एक मरतबा फिर नून लीग और एमक्यूएम की मिली जुली सियासत इलेक्शन के बाद देखने में आएगी। ऐसी आपके पास कोई इतला हो तो हमारे साथ शेयर करें। अभी तक तो कोई ऐसी इतला नहीं है, मगर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे जितनी गुफ्तगू चुनीद की जाए, पार्लेज किए जाए, डायलॉग किए जाए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है ताकि मुल्क को मिलजुल के आगे चलाया जाए, इलेक्शन में अपना अपना इलेक्शन लड़े। अच्छा, वैसे रफीक साहब अभी जैसा कि आपने खुद कहा कि मिलजुल कर मुल्क को चलाया जाए, तो ऐसे में अपने साथियों को, सियासी साथियों को ज़ाहिर है मुतमईन करना भी ज़रूरी होता है। वो एक गिला ये भी कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। देखिए अगर तो इस मुल्क में इलेक्शन होगा और इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर होगा, लेकिन अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा रहा कि वो नहीं मिली तो फिर तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा इलेक्शन भी। बात ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड किस बात का, कोई इलेक्शन हो रहा है
मीन्स के आज इलेक्शन है, कल इलेक्शन है, या हो गया है, या डब्बों में जाली वोट भर दिए गए हैं, या कोई रिगिंग हो गई है, या कोई आरटीएस बैठ गया है, या कोई धांधली हो गई है। एक छोटा मोटा रिलीफ उनको मिला अदालत से उन झूठे केसों में, और मियाँ साहब आए, उसके बाद घबराहट हो गई, सियासी हलचल हो गई और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। मैं तो इसको दूसरी निगाह से देखता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड पीएमएलएन का डिस्टर्ब कर रहे हैं कि मियाँ साहब आए, खुद कहते थे जरदारी साहब भी बाकी आ जाए, जब वो आए हलचल मची है, मीनार पाकिस्तान का जलसा हुआ है, तो उसके बाद शोर मच गया। अब कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड है जो डिस्टर्ब हो गया? वो तो एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए एक ऐसा नक्शा पेश किया जा रहा है जो इंतहाई काबिल रफीक साहब, उनका ये कहना है कि निजाम को रोक दिया, पूरी रियासत को रोक दिया, इलेक्शन को रोक दिया, सिर्फ एक बंदे को रिलीफ देने के लिए। रोक दिया? कहाँ रोक दिया? इलेक्शन हमने रुकवाना है? हम इलेक्शन कमीशन है? हम कोई सुप्रीम कोर्ट है? इलेक्शन को रोक दिया? कहाँ रोक दिया? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मर्दमशुमारी इन्होंने खुद, सारों ने, पीडीएम के वज़राए आला सारे या बाकी वज़राए आला बैठे थे, खुद फैसला किए, फिर आईनी रिक्वायरमेंट है। अब तो हो रहा है जनवरी में इलेक्शन, अब किस चीज़ के रोना है? तो ये वावेला कबल अज मर्द करना जो है मुनासिब नहीं है। बस मैं तो इसी लफ्ज पे समअप करता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, हम भी इसी लफ्ज पे सब्र करते हैं कि अब इलेक्शन होने जा रहा है और अल्लाह करे कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हो, और साथ साथ ये रीत भी टूटे कि जी अगर आप जीत गए तो 4 हल्के खोलने हैं, अगर वो जीत गए तो वोट को इज्जत देनी है। तो जो भी जीत रहा है उसकी जीत को एक्सेप्ट करें और अपनी हार को कबूल करके अगले इलेक्शन की तैयारी करें। बहुत शुक्रिया रफीक साहब हमारे साथ। नाजरीन, हमें एक वक्फा जो है वो लेना होगा क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है मैं, और नाज़रीन आपको बताते चलें कि कराची समेत मुल्क भर में एक और वबा फैली हुई है। जी हाँ, और वो वबा मेरी जेब में है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये एक नोट है, करेंसी नोट। सरिश क्या आप बता सकती हैं ये असली है नकली है? ये असली है क्योंकि इसमें तो तार है। ये होनी बहुत जरूरी है। बस ये दूसरा, इसको ऐसे ऐसे करके जब हम चेक करेंगे दैट मींस कि ये आपको पता है नकली नोट के अंदर छालिया की पन्नी लगा देते हैं इस तार की जगह। मैं आपको बताऊंगा, अभी इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद है, लेकिन शायद ही कोई पाकिस्तानी ऐसा होगा नाजरीन जो इस मसले से अब तक महफूज हो। ऐसे में स्टेट बैंक के करेंसी नोटों के सिक्योरिटी फीचर्स कितने काम कर रहे हैं और जाली नोटों की पहचान का दुरुस्त तरीकाकार क्या है, इसी पर बात होगी। जी जनाब, इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी हैं फॉरेन एक्सचेंज के जफर पराचा साहब। वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माशाल्लाह आश पशाश दिख रहे हैं आप, उनके डॉलर शायद नीचे जा रहा है, अभी रुका हुआ है। और हसनैन रजा साहब जो कि एक्सपर्ट हैं, हमें बताएंगे कि नोट असली है कि नकली है। पहचान क्या और मजे की बात एक और है कि मतलब ये गाँव अल्लाह जाने कितनी एक्सपर्टीज सिर्फ यही दिखाती है और कहीं नहीं, कि नोट जो फॉरेन करेंसी है ना वो भी नकली आना शुरू हो गई है। मतलब डॉलर्स, यूरोज और ये रियाल, ये भी नकली बनना शुरू हो गए हैं। तो ये आप लोग कितने नोट ऐसे आप लोगों को पता चल रहा है कि सर्कुलेशन में हैं, और ये बड़ा अजीब सिचुएशन है? देखिए जनाब, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमने ये देखा मार्केट में जाली जो फेक करेंसी है, काउंटरफीट नोट काफ़ी आए हुए हैं और फॉरेन करेंसी काफ़ी आई हुई है। इतनी तादाद में हमने एकदम नहीं देखा था जितना आजकल नज़र आ रहा है। उसमें डॉलर्स भी आ रहे हैं, दिरहम भी आ रहे हैं, यूरो भी आ रहे हैं और रियाल भी आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि एकदम से कोई ग्रुप जो है वो एक्टिव हो गया, और उसकी वजह ये है कि जो पिछले दिनों करेंसी की शॉर्टेज हुई और एक्सचेंज कंपनीज ने जो बहुत ज़्यादा कानून सख्त किए, तो उसकी वजह से ये जो दीगर जो लोग हैं वो एक्टिव हो गए। और क्योंकि पिछले दिनों हमने ये देखा कि करेंसी की प्राइवेट ख़रीदो फरोख्त बहुत हो रही थी ग्रे मार्केट में, तो अब ये नहीं मालूम कि लोगों के पास जो लोगों ने इलीगल लोगों से सेल परचेज़ की है वो किस हद तक नोट ठीक है। तो हमारे पास कुछ लोग आ रहे हैं जो हमने उनको पकड़ा भी है, वो काउंटरफीट थे, लेकिन देखने में ये लगा कि वो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। उन्होंने किसी ग्रे मार्केट से थर्ड पार्टी है, तो ऐसे भी कई केसेस सामने आए। वो लोग इनोसेंट थे लेकिन उनको किसी ने दिए। ये ज़्यादातर मसला जफर साहब जो NIC की एक कंडीशन लगाई गई है अभी हालिया तौर पे ये मनी एक्सचेंज से ख़रीदने में, उस पर भी आया क्योंकि ग्रे मार्केट के अंदर बगैर NIC के रेट्स अलग हैं और NIC के साथ रेट जो हैं वो
अलग मिलते हैं, तो शायद ये वही लोग होंगे जिन्होंने विदाउट एनआईसी खरीदा है। और एक चीज़ और मेरी आप करेक्ट कीजिएगा, 1988 में अफगानिस्तान से डॉलर छपा करते थे जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आए थे, और 88 वाले डॉलर जो है स्पेशली जो है वो ना एक्सचेंज लेते थे और ना ही वो मार्केट में घुमा करते थे। वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट भी थे, उसकी यही वजह थी। और वो डॉलर्स क्या अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, या ये जो करेंसी आई है क्या ये उससे बेहतर क्वालिटी की आ गई है जो आम आदमी नहीं पकड़ पा रहा? देखिए जनाब, वो जो 1988 वाले नोट्स थे उसमें मेजॉरिटी जाली होते थे और उनकी उसको फ़र्क महसूस करना मुश्किल था ओरिजिनल में और काउंटरफीट में। तो फिर वो बैंक्स ने, एक्सचेंज ने लेने बंद कर दिए थे। और अब जो आए वो तो लेटेस्ट जो नोट है वो हैं, और जो उसके जो फीचर्स हैं वो बहुत करीब है। तो उसको पकड़ना मुश्किल काम है जब तक कि कोई एक्सपर्ट ना हो। जैसे कि पिछले दिनों हमने ये देखा कि जो प्राइस बॉन्ड थे वो बहुत बड़ी तादाद में जाली आए, क्योंकि प्राइस बॉन्ड का भी काम इलीगल होता है, सारा को लाइसेंस नहीं होता और लोग अपने पास लेके रख लेते हैं। तो वो भी जब किसी का को प्राइस निकला और वो बैंक गया लेके या ज़रूरत पड़ी कैश के, तो पता लगा वो कई 100 मिलियन रुपीस के एक प्राइस बॉन्ड जाली थे। इसी तरह फॉरेन करेंसी का भी यही प्रॉब्लम चल रहा है। तो लोगों को चाहिए कि जो लेजिटिमेट इसके काम करने वाले हैं उनसे ही बाय सेल करें। और क्योंकि इस वक्त एक और बात है कि पूछगछ बहुत है, बहुत ज़्यादा हमने बढ़ा दी है, तो पाकिस्तानी रुपीज़ भी जाली बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में आ गए हैं, क्योंकि लोग बैंक जाते नहीं हैं, वो एक दूसरे के साथ लेन देन में लिया और अपने घर में रख लिए, ख़ास तौर पे 5000 का नोट और 1000 वाला नोट। तो वो जो दूसरे एंटी स्टेट और ये जो इलीगल काम करने वाले हैं वो इस मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, मैं अब इस सारी सूरत हाल में ज़ाहिर है जिसके साथ धोखा हो गया, कुछ लोग तो बहुत सदमा ले लेते हैं, कुछ लोग फिर भी बर्दाश्त कर देते हैं, लेकिन जो महंगाई के हालात हैं ऐसे में ये चीज़ बड़ी मतलब ये है कि नाकाबिले बर्दाश्त ही है। अब मुझे ये बताएगा कि अगर मेरे पास गलती से या किसी ने मुझे दे दिया नकली नोट, तो मुझे कैसे पता चलेगा? अगर आपके पास करेंसी है तो आप मुझे दिखाइएगा जो कि फेक हो, और किस तरह मुझे पता चलेगा कि ये नकली है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखेंगे जब आपके पास कोई नोट है, कीजिएगा प्लीज, करेंसी आपके पास है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे नोट, आप हाथ लगा पता चलेगा ये बटर पेपर है कि सीधा पेपर है। इसके बाद ये लाइन्स आप देखें, यहाँ पे अगर आप हाथ फेरेंगे जैसे ये लाइन है, लाइन अगर आप फेरें तो पता चल जाएगा ये नोट, ये कैमरा आपका है जी, बताइए प्लीज। जैसे ये लाइन्स आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि आपके हाथ खुद करीब चल रहा है। इसी तरह यहाँ पर ये जो साइड है इसमें आप यूँ फेरेंगे तो कायदे की तस्वीर आपको वाज़ेह तौर पे विंटर से नज़र आएगी। इसी तरह ये लाइन है ब्लू कलर की, इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 5000 बिल्कुल ब्लू कलर का कलर चेंज होता है। अगर मैं चाहूँगा थोड़ा सा ठहर के बताइए, क्योंकि ये बड़ा नोट है और इसकी पकड़ जो है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। तो पहले स्टेप से बताइए जो खुरदरा आपने देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखेंगे पेपर को आप देखेंगे तो खुरदरा नजर आएगा आपको। फर्स्ट फिर सेकंड इशू ये आ रहा है कि लाइंस, इसमें भी आप देखेंगे तो खुरदरा तौर पे होगा, उसमें नहीं होता इतना। और थर्ड ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं कायदा रंग की, उसको आप चेंज करेंगे तो कलर चेंज भी होगा, और यहाँ पर आपकी पिक्चर पाकिस्तानी मार्क नजर आएगा नीचे अलग से। मेन इशू हम लोग ये देखते हैं। अच्छा, एक मेरे पास आया था जिसमें ये खुरदरा भी था, ये भी खुरदरा होता, फेक नोट था, खुरदरा भी था, उसमें ये सिल्वर लाइनिंग भी लगी हुई थी और इसमें कायद की फोटो भी आ रही थी, पर वो उसमें वो ऐसे क्रॉस करके एक 5000 लिखा हुआ नजर आता है, वो उसमें नहीं आएगा। वो कहाँ पर नजर आएगा जरा वो बताइए। यहाँ पर बटर पेपर के साथ ये क्रॉस करते हैं तो ये नजर आता है, एक रिफ्लेक्शन आता है। ये फेक नोट में अभी तक नहीं आया है। और ये मेन इशू ये है कि आप अगर कोड का जो हिस्सा है उस पर देखें तो बहुत ज्यादा खुरकापन आता है। अच्छा, फॉरेन करेंसी आपके पास है जिसकी आप बता सकते हैं, क्योंकि डॉलर्स में और यूरोज में ज्यादा काम होता है, और रियाल में क्योंकि लोग उम्रे पे बहुत ज्यादा जाते हैं। देखिए डॉलर्स में ये है कि सबसे पहले जो आप ये देख रहे हैं मेन इशू है कलर चेंज करेगा, 1000 वाला, ये 100 जो लिखा हुआ है, आप जैसे ही चेंज करेंगे ये ब्लू और गोल्डन टाइप का करेगा। इसी तरह ये यहाँ पर 100 वाला जैसे आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर मार्क 100 जरूर आएगा अंदर की तरफ। ये मेन इशू इसका ये, और ये जो कोड है ये बहुत ज़्यादा ही आपको खुरकापन नजर आएगा, और जिससे में बिल्कुल आपको प्लेन होगा, उसमें पता चलेगा। ठीक है, यूरो है आपके पास? यूरो नहीं होता, और रियाल है। रियाल की भी जो है वो आप मेन पॉइंट, रियाल का मेन इशू ये है, रियाल तो प्लास्टिक में आ रहे हैं, प्लास्टिक में आ रहे हैं। अब सबसे पहला मेन इशू इसका एक ही है, जो इसकी जो पट्टी आ रही है उसमें आपको 500 नज़र नहीं आएगा, उस पर इसमें नज़र आएगा।
अच्छा, ये अगर हम ज़फ़र साहब इसकी बात करें, प्लास्टिक की बात करें, जो कि पेपर को रिप्लेस किया जा रहा है, ये कमेटी ने भी जो है वो तजवीज़ दी है स्टेट बैंकों के, हमें रिप्लेस करना चाहिए, प्लास्टिक पे आना चाहिए। प्लास्टिक को फेक करना अभी तक क्या इतना इजी नहीं हुआ है जो हम प्लास्टिक पे आने की जो है वो जिद करो? पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त पेपर को रिप्लेस करके प्लास्टिक पे आ चुकी है। ये ड्यूरेबल है, ये रीज़न है, फटते नहीं है आसानी से, डिमोलिश नहीं होते, या फिर इसका रीज़न ये है कि ये फेक नहीं बना पा रहे हैं? इसका मेन रीज़न क्या है वो भी बताइए। इसके कई रीज़न है। पॉलीमर नोट अब दुनिया में काफ़ी ज़्यादा रुझान बढ़ चुका है। एक तो ये फेक नहीं बन सकता, इसके जो फीचर्स हैं उसको बनाना अभी तक नामुमकिन है, और फिर इसकी लाइफ भी जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी है, और जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी हमारी। और हमको बहुत अरसा पहले चाहिए था कि हम पॉलीमर नोट पे चले जाते, क्योंकि हमारे यहाँ अपने दीगर मसाइल बहुत हैं, इलीगल मीन्स है हमारे यहाँ, जो कई इलाके हैं जो जिसको हम शटल्ड एरिया नहीं कहते, तो वहाँ पे ये इस तरह की प्रिंटिंग होना आसान है। कबायली इलाकों में वहीं ज़्यादा बनते हैं ये। तो हम जब इसके ऊपर प्लास्टिक नोट पे चले जाएंगे तो कॉस्ट एक हमारी वन टाइम आएगी। इसकी जो लाइफ है हमारे यहाँ कागज़ की, ये ख़राब होते हैं, फिर हम लोग बैंक्स में जमा कराते हैं, क्लेम करते हैं, तो वो भी मसला ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो जाली और असली का वो मसला भी ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, अगर किसी को जाली नोट मिल गया और उसे नुकसान हो गया, वो तो काबिल बर्दाश्त है, लेकिन अगर वो खुदा ना करे किसी जाली नोट चलाते हुए किसी केस में पकड़ा गया या बाहर में पकड़ा गया, तो फिर उसकी कोई सुनवाई नहीं है। जैसे हमारे पास लोग आते हैं तो हम उनको सीधा जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके पास रेफ़र कर देते हैं उसको, लेकिन कई दफ़ा ये देखने में आया है कि वो लोग इनोसेंट होते हैं, उनको भी किसी ने दिया हुआ होता है, तो फिर हमारे लिए भी दिल पे बोझ होता है कि कहीं हमारे हाथ से कोई ज्यादती ना हो जाए। सर सॉरी आपको कट कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे कि स्टेट बैंक ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे जाली नोट को पकड़ा जा सकता था, एक ऐप बनाई थी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऐप के जरिए जाली नोट का पता लगाया जा सकता था, लेकिन वो इतना कोई कामयाब नहीं हुआ वो तजुर्बा। अभी तक जितनी ऐप्स बनी हैं या जो ये मशीन बनी है काउंटरफीट नोट पकड़ने की, वो तकरीबन सारी फेल है, क्योंकि जब वो बनाते हैं और जो जाली नोट बनाने वाले हैं वो उसमें उसके जो मज़ीद फीचर्स उसको अपडेट कर देते हैं, तो वो जो मशीन है वो ऑब्सलीट हो जाती है, फिर नहीं आती तो अभी ज़फ़र साहब आप लोगों के पास जो अभी मौजूदा जो तरीका कार है जाली नोट चेक करने का या पकड़ने का, वो मतलब मैनुअली अपने तौर पे ही है, कोई मशीन ऐसी नहीं है? जी, कोई मशीन ऐसी नहीं है जो 100% रिजल्ट दे सके, क्योंकि वो मैंने आपसे कहा ना, जो जाली नोट बनाने वाले हैं वो मज़ीद जितने हम फीचर डालते हैं वो फीचर्स उसमें डाल देते हैं, तो अभी तक जो एक्सपर्टीज़ है उसी पे काम ज़्यादा चल रहा है। बल्कि ऐसे एक्सपर्ट भी हैं कि अगर आप उनकी आंख बंद करके उनको मुख्तलिफ करेंसी के नोट दें, मुख्तलिफ ममालिक के, तो भी वो अलग अलग कर देते हैं। आपको बता देंगे कि ये एक्सपीरियंस। मुझे एक बात और बताइएगा कि मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि जब किसी को वो गड्डी मिलती है ना, जो कि स्टेपल हुई होती है बाकायदा बैंक से, तो लोग उसको चेक नहीं करते, काउंट भी नहीं करते, चेक भी नहीं करते। क्या ये चीज़ ठीक है कि हमें इतना बैंक पर रिलाई करना चाहिए कि हाँ बस ठीक है, बैंक से मिला है तो ना कोई नकली होगा और ना इसमें कोई फटा हुआ या कोई ऐसा नोट होगा, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा करते हैं। आपके ख्याल में एहतियात ज़रूरी है यहाँ पे? ठीक है, कोई मसला नहीं। देखिए जनाब, बात ये है कि अब तो नोट को स्टेपल करना जो है ना एक जुर्म है, उसको कानूनी तौर पर उसके अंदर पंच करना, लिखना वो मना है। अब वो ज़माना चला गया। अब तो जो बैंक आपको गड्डी देता है वो सिर्फ उसके ऊपर टेप होती है, लेकिन ये शिकायत आम है कि उसमें काउंटरफीट नोट भी होते हैं और उसमें उसकी जो तादाद है वो भी कम होती है। ये बड़ी कॉमन शिकायत है बैंक्स की तरफ से, लेकिन कहते हैं ना, भरोसा ना करना भी ठीक है और भरोसा करना उससे भी अच्छी बात है। तो ये भरोसे के ऊपर ही ये चल रहा है मुल्क या पूरी दुनिया का निज़ाम, और नॉर्मली लोग नहीं गिनते। और अगर वो गिनने लग पड़े तो वक्त का ज़िया है, लेबर लगती है। हमारे पास भी जो नोट है हम भी नॉर्मली नहीं गिन रहे होते, या मशीनें वगैरह हैं, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हमारा प्लास्टिक मनी पे हम चले जाएं, ना सिर्फ पॉलीमर नोट पे
बल्कि कार्ट के ये तो ऊपर वैसे चले बहुत जाए। अच्छा हो जाएगा भाई, जो खवातीन वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती हैं ना और उनको उनका फायदा अपने शोहरों की जेब से पैसे मिल जाते हैं, उनका वो जब हाँ उनको फायदा है कि वो धुल भी जाएंगे तो वो शदीद चलने आज के मेरी काबिल। बेगम का नुकसान हो गया। अच्छा, मैंने कैसे? कोट पैंट पहना तो इसमें से 45,000 रुपए निकले। धुला आज सुबह सुबह मेरी बेगम का नुकसान हुआ है, ये तो इसका अफसोस हम करेंगे, लेकिन 45,000 रुपये। वेरी गुड। ये जो अभी आपने बात की ना, इसमें एक मुझे सीजन याद आया। आजकल तो आपको पता है 5th जनरेशन वॉर है, तो मूवीज ऐसा है मनी कि हाइस्ट आपको तो नहीं है? परसेप्शन नहीं, खुदा ना खास्ता मनी हाइस्ट नहीं है, वो फर्जी नाम का एक सीजन था जिसके अंदर नकली नोट बनाना सिखाते हैं, और वो बिल्कुल आपको जो जो आपने पॉइंट्स बताए ना उससे भी ज्यादा बारीकी के साथ सिखाया गया है। और जो मशीन का आपने बताया वो भी उस सीजन में बताया कि किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है मशीन को, तो वो कहलाते थे अपने आप को आर्टिस्ट। लेकिन ये तो आर्टिस्ट है ही है। हमारे साथ एक बड़े जबरदस्त आर्टिस्ट मौजूद है, वो ऐसे नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन किया। आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी जी, एक बात का मैं और इजाफा करूं कि काउंटरफीट नोट के अलावा जो आपने आर्टिस्ट की बात की, वाकई बड़े बड़े आर्टिस्ट पड़े हुए हैं। $5 का जो नोट है उसको $50 का बना देते हैं। ओ हो अंदाजा लगाएं, मतलब पाकिस्तानियों ने ना महारत इसी काम और में हासिल की। $1 के नोट को $100 का बना देते हैं। बेहतरीन। ऐसे ऐसे आर्टिस्ट पड़े हुए हैं। क्योंकि साइज यानी कि आप अब वो चेक करेंगे तो पेपर तो ठीक है, फीचर्स भी ठीक हैं, हाँ। तो ऐसे ऐसे आर्टिस्ट भी हैं। आपने सही कहा कि आर्टिस्ट उन्हें किसी भी artist कहना फील्ड में हो। हाँ। जैसे मैंने एक जो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं खवातीन की, एक डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब आप इतने महंगे क्यों हैं? कह ले कि भाई हम डॉक्टर थोड़ी, हम तो आर्टिस्ट हैं, ये तो एक आर्ट है, क्या बात, तो हम क्यों नहीं महंगे होंगे? बिल्कुल तो सर। बस ये ये सारे वो के भी सारे artist जो लियोनार्डो डी विंची जो मौजूद है ना हमारे साथ, ये उन्हीं की बरकत है। अच्छा, वैसे मुझे समझ नहीं आती आईटी वगैरह के फील्ड में इतना एक्सेल उस तरीके से नहीं करेंगे। मतलब ये टैलेंट हम किसी सही जगह पे लगा लें। आपने यहीं पे आर्टिस्ट बनना है, नहीं आओ देख, कर- हमारी आप सोच किसी है, ये हमारा जगह पे- अलमिया है यही। कि हम जीनियस हैं, लेकिन ईवल जीनियस है। Evil। यही वजह है सर कि हम ये तो सोचते हैं कि ये दुकान का ताला चाबी से तो खुलता ही है रोज, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, बगैर चाबी के कैसे खुलेगा ये सोचते हैं। तो खैर नाजरीन, आज हमारे साथ हीरो पाकिस्तानी अहमद रजा मौजूद है, जिन्होंने 3D आर्ट में ऐसा काम किया है कि पूरे मुल्क में उनका नाम रोशन हो गया, और उन्होंने मुल्क का नाम भी रोशन कर दिया। और मजे की बात यह है कि अहमद ने ये आर्ट कहीं सीखा नहीं है, बल्कि अपनी वालदा की मदद के लिए एक अनजाने में ही जो है वो ये काम शुरू किया था, और फिर वो इतने कामयाब हुए कि दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बन गई। मेहनत इसमें कितनी है ये हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो वेलकम टू आवर शो अहमद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शुक्रिया बहुत आपका इनवाइट करने का। मेहनत इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जाहिर सी बात है, इसका एक प्रोसेस होता है, लॉन्ग प्रोसेस है, डिज़ाइन होता है, उसके बाद आर्ट होती है, तो वो डेफिनेटली कुछ हफ्ता भी लग जाता है, एक मंथ भी लग जाता है, इस तरह से। अच्छा जी, अच्छा अहमद, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि हमने सुना, हमारे पास ये न्यूज़ आई थी कि आपने 70 से ज़ायद पेंटिंग्स जो हैं वो जला दी थी अपनी, वो क्या रीज़न था उन्हें जलाने का, क्या वजह बनी थी? वो रीज़न ये था क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं आर्ट के अंदर था और उससे कोई अर्निंग नहीं थी हो रही, और मुझे अपने घर को भी चलाना था, तो वो फिर मेरे लिए मैंने कहा यार आर्ट से कुछ मिल नहीं रहा पाकिस्तान में ना, क्योंकि मैं एक रहता हूँ अल्लामा इकबाल के शहर में रहता हूँ, तो छोटा सा शहर है, यहाँ पे आर्ट का बहुत कम उस टाइम, बल्कि अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ज़्यादा करूँ, लेकिन बहुत कम था तब, यानी कि लोगों को पता ही नहीं था आर्ट का। तो फिर मैंने वो फोटोज़ जो हैं, सॉरी वो पेंटिंग्स जो हैं वो जलाई और सोशल मीडिया के ऊपर मैंने अपलोड कर दी, वो फोटोग्राफी उसकी करके, जो कि आपके पास भी शायद फोटोज होंगी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, वैसे अहमद जाहिर है सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान मायूसी का शिकार हो जाता है, वैसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जो दोबारा से आपने अपने आप को मोटिवेट किया और फिर से आपने अपना काम शुरू किया, ये आपको कोई इंस्पिरेशन मिली, किसी ने काउंसलिंग की, या कैसे आपने खुद को समझाया कि नहीं करना है, होगा सब? पहले तो ये था कि मैं कहीं इंस्टीट्यूट में जाता था, तो वहाँ पे मुझे मतलब मेरे पास फीस नहीं थी होती पढ़ने के लिए, या कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे वापस भेज दिया गया। लेकिन ये करने के बाद मुझे जब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन उन्होंने बुलाया और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, फिर मुझे समझ आई कि यार कुछ ना कुछ इसमें है। तो उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैंने कहा नहीं, अब इस काम को जो है मैंने मज़ीद करना है। अब उन्होंने जिस तरीके से मुझे वहाँ पे मोटिवेट किया और उसमें आगे बढ़ने के लिए जो मतलब मुझे दाद दी, उससे मुझे जाहिर सी बात है फ़ायदा हुआ, तो मैंने कहा ज़रूर करना चाहिए, और लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अप्रिशिएट किया, बहुत अप्रिशिएट किया था। ज़बरदस्त, बिल्कुल। मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत जो है वो काफ़ी लोगों के जो है वो अप्रिशिएट उन्होंने किया, और वो अच्छी चीज़ को अच्छा कहते थे, चाहे किसी को भी बुरा लगे, ये उनकी अच्छाई थी। एक और बात बताइएगा अहमद, आपकी वालदा का जो है वो जिक्र हमने रिपोर्ट में भी सुना,
और हमें पता चला कि आपने अपनी वालदा की वजह से जो है वो ये काम शुरू किया था। तो हम ये चाहेंगे कि आपकी स्टोरी इतनी इंस्पिरेशनल है, हमारे नाजरीन तक पहुँचे, क्या वजह थी और क्या हुआ था एग्जैक्टली? मेरी वालदा जो है, ज़ाहिर सी बात है मैं पढ़ नहीं था सकता, तो हम ज़ाहिर सी बात है अम्मी ने, छोटा सा था मैं, तो अम्मी को ज़रूरत थी क्योंकि मेरी वालदा को डाइवोर्स हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ने हमें कपड़े सिलाई करके पाला, जो हमें ज़रूरत होती थी वो हमें प्रोवाइड करती थी, जो भी चीज़ की ज़रूरत होती थी। तो मैंने कहा यार मैं मतलब इस तरह से, बेशक मैं छोटा था लेकिन आता था कि मेरी वालदा मेहनत करती हैं तो मैं मतलब क्यों इस तरह से बैठूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्हीं ने फिर जो है वो गाइड करते थे कि आप करो जो आप करना चाहते हो। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है ये अहमद। अच्छा मुझे ये बताएगा कि अब माशाल्लाह जैसा कि आपके इस आर्ट को पजीराई मिल रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो इससे अब अर्निंग आपकी इतनी हो रही है कि आप अपना घर चला सकें? मैं इसके साथ डिजिटल आर्ट और इन चीज़ों में भी डिज़ाइनिंग और काफ़ी सारे काम जो इस तरह के काम हैं वो करता हूँ। और दूसरा ये कि आर्ट के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला अता कर देता है, प्रोजेक्ट्स होते हैं वो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट सिटीज़ में जाके। सियालकोट में तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी आप चक्कर लगाएं तो इंशाल्लाह वेलकम करेंगे, आप देखेंगे काफ़ी सारे, और दूसरे सिटीज़ में भी हैं, कराची में भी हैं, इस्लामाबाद और लाहौर में भी काफ़ी हैं, और दूसरे भी शहरों के अंदर हैं। सही का। अच्छा अहमद, यहाँ पर अभी जो है वो जफ़र साहब भी बैठे हुए हैं, जफ़र पराचा साहब भी और हसनैन साहब भी बैठे हैं, तो हम जाली नोटों का जिक्र कर रहे थे, तो आर्टिस्ट का जो है वो एक तस्करा निकला, एक मूवी का एक फर्जी कैरेक्टर। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन क्या कभी किसी ने आपको अप्रोच किया कि भाई ये नोट जो है वो बना दें, या कोई अगर करेगा तो क्या रिप्लाई होगा आपका? मेरा ये रिप्लाई होगा, मैं अपने मुल्क से तो नहीं ना गद्दारी कर सकता। क्या बात, लाइक पाकिस्तान है और इसी के लिए हम, जाहिर सी बात है, बाहर भी लोग पाकिस्तान का नाम देते हैं और यहाँ पे भी बाहर के आर्टिस्ट भी इसी नाम से जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आर्टिस्टों ने भी इनवाइट किया, तो कैसे हो सकता है कि हम अपने मुल्क से वो जो है वो बड़ी अच्छी बात आपने की है। ये आपकी मोहब्बत है अपने मुल्क से और आप इसी तरह मेहनत करते रहें। आपको पसंद करने वाले, हम इतना मतलब अच्छा महसूस कर रहे हैं कि आपकी पेंटिंग्स हमें इतनी इंप्रेसिव लग रही हैं, तो और लोग भी कर रहे हैं और करते रहेंगे, तो आप मेहनत भी जारी रखें, अल्लाह ताला कामयाबी देने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका, आप अहमद मौजूद रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। और जफ़र साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो, हसनैन साहब आपने भी बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की है ताकि वो गुमराह ना हो। जाते जाते अगर वेरी क्विकली अगर आप कोई मैसेज देना चाहें फेक नोट्स के हवाले से कि किस तरीके से बचा जाए। और देखिए जनाब, मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को चाहिए कि जो भी बिज़नेस करें या जो भी डील करें वो लिजिटिमेट लोगों से करें, और जो जिस चीज़ के लिए, जैसे मिसाल है कि अगर एक्सचेंज कंपनी है, आपको डॉलर ख़रीदने हैं तो आप लीगल लोगों से ख़रीदें, अगर आपको प्राइस बॉन्ड लेने हैं तो बैंक से लें, तो और थोड़े बहुत पैसों के लालच में ना आएँ, या थोड़ी बहुत परेशानी से बचने के लिए आप कोई ऐसा रास्ता इख्तियार ना करें जिससे आपको रकम के अलावा, पैसों के नुकसान के अलावा आपकी जान का कोई नुकसान हो। खुदा ना करे आप कोई इलीगल बिजनेस में, इलीगल केस में ना फंस जाएं पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में, क्योंकि इस वक्त जो काउंटरफीट नोट हैं या जो इस तरह के हैं उसके पीछे फिर बहुत सारे सवाल शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जफर साहब, ऐसा ही है कि वो फेक नोट्स के अंदर सिर्फ रकम का नुकसान नहीं है बल्कि आपकी जान का भी नुकसान हो सकता है, आपको पनिशमेंट भी हो सकती है, कैपिटल पनिशमेंट तक भी बात जा सकती है। थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे साथ हैं। नाज़रीन एक वक्फा लेंगे क्योंकि वक्फा जरूरी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दुनिया बोल है में आपका इंतजार रहेगा। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। और वो कहते हैं ना कि जी बदलता मौसम, नए मसाइल, ख़ासतौर पर कराची वाले बेहाल हैं क्योंकि पूरे मुल्क में सर्दी आ जाती है, लेकिन कराची वाले स्मॉग, मट्टी और धूल, इसके अलावा गर्मी, दोपहर में, रात में हल्की सी खुनकी, उन्हें समझ नहीं आती कंबल रख दें, ना रखें, निकालें, एसी बंद करें या चला लें। एनी हाउ, ये जो स्मॉग और ये जो फ़ज़ाई आलूदगी और गर्मी है ना, ये तीनों चीज़ें
स्किन को इफेक्ट कर रहे हैं। ऐसा ही है जी, हर चीज़ स्किन को इफेक्ट कर रही है। और मौसम जो है वो कराची वालों की तरह ही है, कोई मिजाज पता नहीं चल रहा है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। किसी को बुखार है, किसी को नज़ला है, किसी को वायरल हो गया है। और इन सारी चीज़ों का असर भी जो है ना वो सैरिश स्किन पर आता है। जब आपको फ्लू होता है या जब आपको जो है वो बुखार होता है तो आपकी स्किन जो है वो पेल होने शुरू हो जाती है या डिस्कलर होती है या बहुत सारे मसाइल होते हैं, रैशेज आने शुरू हो जाते हैं आपको। और ये सारे मसले जब मौसम बदल रहा होता है, जब ये ट्रांजिशन हो रही होती है, तब पेश आते हैं। और उसी वक्त हमें एक नाम याद आता है जो कि हैं डॉक्टर खुर्रम मशीर, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त मोहसिन और पाकिस्तान के बेहतरीन डर्मेटोलॉजिस्ट में से एक। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम, कैसे हैं आप? फहरिस्त कैसे हैं? आज फ़हीम ने तो लग रहा है काफी तवील इंट्रोडक्शन कराया आपका, इतना कराया, बस मैं तो मुझे लगता है कि 40 मिनट तो यूं ही तब वो तो वैसे ही हो गया। जब से आपने अल्ट्रा आर्मर पहना हुआ है, अंडर आर्मर सॉरी, तब से अल्ट्रा हो गया, यही हो गया ना। सिग्मा अल्फा मेल हो गए। आप दूसरों के लिए बताएं क्या करना अच्छा, बढ़िया जी। मैं ये आपसे सबसे पहली बात जो पूछूंगी, मैं तो उधर देखता ही नहीं वरना शो नहीं होगा। पहले इनका मसला मसला सुने ना जी जी भाई। हमने बात की अभी मौसम के चेंज, बिल्कुल ठीक है, कराची में तो अभी दो तरह का मौसम चल रहा है, दिन में गर्मी, रात में कुछ ठंडक। पूरे मुल्क में सर्दी आ चुकी है। सर्दी आती है तो हमारी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, हमें मॉइस्चराइजर्स की जरूरत पड़ना शुरू हो जाती है। कुछ लोग वेज़लिन मुंह पे लगाना शुरू कर देते हैं, इनकी स्किन इतनी फट जाती है। तो पहले तो मुझे बताएगा कि मौसम बदलते ही प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, फिर सोल्यूशन पे आ जाएंगे। अच्छा, जैसे अभी पिक्चर्स भी हमारी चली ना, उसमें आप देखें सोराइसिस और एक्जिमा ये तो बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, एड़ियाँ फट रही हैं, ख़वातीन जो किचन का काम करती हैं उनको नाखूनों में बड़ा पेन होता है क्योंकि ये साइड की स्किन उखड़ जाती है। सेकंड चीज़ ये होती है कि आपके पूरे जिस्म पे एक सूखी सी खारिश होती है। हर कोई आ रहा था, बेचारे लोग इतनी प्रॉब्लम होते हैं पूरी रात। एक तो खातून बेचारी कल आई, बड़ी एज की थी थोड़ा, वो कह लेंगी मैं रात को उठ के मैं रोने लगती हूँ क्योंकि वो इतनी इचिंग होती है। बेहतरीन सोल्यूशन मैं आपको एक बड़ा अच्छा हल बता रहा हूँ। किसी को एक्जिमा है, सोराइसिस है, खारिश है, एक तो आप कैस्टर ऑयल रोज़ाना 1 कप दूध में 1 बड़ा चमचा मिक्स करके पिएं। अच्छा, बिल्कुल, अंदर एक अच्छा ऑयल आपके जाएगा। ये एक इन्फॉर्मेशन है, मुझे नहीं पता था कि कैस्टर ऑयल भी जाता है जी। इससे वेट तो नहीं बढ़ता? वेट कम होता है, हाँ, कैस्टर ऑयल से कम होता है क्योंकि आपकी तमाम इम्प्योरिटीज चली जाती है। डिटॉक्सिफिकेशन जो होती है वो आपको पूरा हाइड्रेट भी करता है, डिटॉक्सिफिकेशन होती है। थर्ड, आपके अंदर जो एक रूखापन होता है वो खत्म होती है, ठीक है। अच्छा, और आपके घर में कुछ भी नहीं है तो आप क्या करें जी, सरसों का तेल या नारियल का तेल, ठीक है, या इवन जैतून का तेल, उसके अंदर आप ऐड करेंगे थोड़ा सा मीठा सोडा, ठीक है, मीठा सोडा ऐड करेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे अर्क के गुलाब, पूरी बॉडी पे ये मालिश करें, ठीक है। अच्छा, अब वो भी आपको महंगा पड़ता है तो आप क्या करें, बादाम का तेल, ठीक है, थोड़ा महंगा होता है, वो ज्यादा महंगा होता है सरसों के तेल, मगर वो ये पूरे जिस्म पे मल रहे हैं ना। चलें आप बता दें, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो कर लेंगे। नहीं, वो बड़ा सस्ता मैं बताता हूँ। देखिए, है तो बादाम का तेल, मगर वो आपने नहाना क्या है, आपको एक बकेट में पानी लेना है, ठीक है, उसमें 1 चमचा वो डालना है, उससे नहाए तो आपको पूरे जिस्म कोई ऑयल नहीं लगा, ठीक है। अच्छा, फिर भी आपकी बॉडी में मसला होता है तो आप क्या करें जी, किसी पंसार की दुकान पे जाएं, पूरे पाकिस्तान में हर जगह आप उनसे कहें कि मुझे बीज वैक्स, शहद की मक्खियों का छत्ता, हाँ सही, 400 रुपए का इतना सारा मिल जाएगा, ठीक है जी। वो घर लाएं, ठीक है, उसको हावन दस्ते में कूटने के साथ उसके अंदर डालें ग्लिसरीन, ठीक है, और रोज वाटर, और कोई सा भी आपके घर में ऑयल रखा है, नारियल का है, जैतून का है, 2 चमचे वो डालें, मिक्सचर बनाया और पूरे जिस्म पे, होंठों पे, पूरी बॉडी पे लगा के आप किसी एक टाइम लगा रहने थे, ठीक है। तो एक किस्म की पॉलिस्टर जेली बन जाएगी, बेहतरीन। आपको खारिश, आपको एलर्जी। अच्छा, एक बड़ी चीज़ आजकल सर्दियों में चलती है, स्केबीज, अच्छे लोगों में चलती है, बड़ा थोड़ा लोग मुश्किल में रहते हो, एक दूसरे के लोग लिहाफ शेयर कर लेते हैं, रज़ाइयाँ शेयर कर लेते हैं, ठीक है। उससे एक छोटा सा कीड़ा होता है, सार्कोप्टेस स्केबियाई कहलाता है, वो से आपको पूरे जिस्म में खारिश होती है, और इतनी खारिश होती है लिटरली कि आप पूरे जिस्म पे खून आने लगता है। इसे कहते हैं थप्पड़ पड़ जाते हैं, धप्पड़ कहते हैं। वो अर्टिकेरिया है, वो भी बढ़ जाता है, वो धप्पड़ यूं सुबह को तो आंखें सूजी हुई, अच्छा वो सांस में, वो अर्टिकेरिया है। अच्छा, समझ नहीं आती कि था क्या, नजर भी नहीं आ रहा होता। वो कहते कोई कीड़ा भी नहीं है, मैंने कोई मेवे भी नहीं खाए, मछली भी नहीं खाई। कहती हैं असर है बेटा, कोई मखलूक है, कोई मखलूक, लाहौल पढ़ो, दादी अम्मा जो है उधर ले जाती हैं फिर दादी अम्मा। अच्छा, ये हमने ये भी देखा है कि जिस कीड़े की आप बात कर रहे हैं, अगर इस पर हम थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो ये जो सर्दियों के रखे हुए कंबल वगैरह होते हैं ना, जब ये निकल के आते हैं बगैर धूप लगाए, जब हम इन्हें ओढ़ लेते हैं तब भी ये मसला होता है। बिल्कुल होता है।
बिल्कुल। अच्छा, सेकंड चीज क्या होती है कि बच्चे नहाना कम कर देते हैं, माएँ भी जरा करते हैं, तो सर में लीखें जुएं बहुत इस मौसम में अक्टूबर से लेके जनवरी तक बहुत होती है। अच्छा, अभी हमें कॉलर ने भी ज्वाइन किया सादिया उकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम सादिया, क्या पूछना चाहेंगी आप? राबिया वालेकुम सलाम। मैं पूछना चाहूंगी कि मेरे हाथों और पाँव की स्किन तो डिफरेंट होती है और फेस की डिफरेंट होती है। रवि क्या डिफरेंट होती है कि आपको रंग उसका अलग होता है, हाथ पैर की अलग, और यही प्रॉब्लम है जो आप बता रहे हैं कि कॉम्प्लेक्शन में फर्क होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखो, मैं आपको 4 चीजें बता रहा हूँ, बहुत तेजी से फर्क पड़ेगा। अच्छा, एक मैं आपको थोड़ी सी एक बात क्लियर कर दूं। लोग कहते हैं कि जी मेरे हाथ का रंग अलग है, मेरे चेहरे का अलग, तो चेहरे का रंग आपके हाथ से हमेशा अलग होगा। अच्छा, मजे की बात है कि हम भी जब कभी ये सोशल मीडिया पे कोई पिक्चर पोस्ट करते हैं ना, तो फेस पे तो मेकअप किया होता है, अक्सर लोगों का मैसेज आता है चेहरे का और है, पाँव का रंग और है। आपको कोई बताए, एक तो लाइट पाँव पे नहीं आ रही होती। आपका डिफरेंट क्यों नहीं है सर, आपके हाथ का और चेहरे का रंग? नहीं देखिए, मैं इसकी वजह अच्छा, ओहो, ये तो ट्रेड सीक्रेट है, ये नहीं जाना चाहिए। नहीं भाई सुने। अच्छा, मैं वजह उसकी ये है कि हाथ में देखिए खून की सप्लाई एक हद तक है, चेहरे पे ट्रिपल सप्लाई, आंखों पे भी खून जा रहा है, ठीक है, बोल भी रहे हैं, दिमाग भी अगर है थोड़ा सा तो वो भी, इसमें भी ब्लड जा रहा है, ठीक है, तो आपकी सर्कुलेशन इसमें ब्लड बहुत होता है, ठीक है, हाथों में कम होगा, ठीक है, तो उससे बिल्कुल आप परेशानी। अच्छा, मगर उसके लिए मैं 4 चीजें बता रहा हूँ। आपकी बॉडी, ज्यादातर लोगों के पैर काले होते हैं, मुंह गोरा होता है ज्यादातर लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। तो पैरों में भी क्या सर्कुलेशन कम होती है? पैरों में सर्कुलेशन सबसे कम होती है। आप देखिए, डायबिटीज में कहते हैं ना, शुगर की बीमारी में, कि जी पैरों का बड़ा ख्याल रखें, क्योंकि वहां कोई जख्म होता है भरता नहीं, क्योंकि देखिए ये हार्ट है, जितनी बॉडी का पार्ट हार्ट से दूर होता जाएगा वहां सर्कुलेशन कम होगी। अब जैसे ये हमारा चेहरा या हमारी आंखें, ये तो हार्ट के बहुत करीब है ना, हाथ पैर ये दूर हो गए ना, जितना दूर होगा वह सर्कुलेशन कम होगा। अब ये जितने लोग ये कहते हैं ना कि किसी भी लड़की को देखने के बाद कि रंग तो बड़ा गोरा है, पैर देखो कितने काले हैं, तो जनाब एक वजह उसकी ये भी है जो डॉक्टर खुरम ने बताई है। अब आप बताएं 4 चीजें। 4 चीजें। अच्छा, एक तो राबिया, आप खाएंगी सुबह शाम सी कॉर्न, ठीक है, 180 रुपए की शीशी है, पूरे 15 दिन चलेगी, यानी 360 रुपए महीना आपको ये 3 महीने तक करना है, ठीक है। अच्छा, चेहरे पे क्या लगाना है? 4 क्रीम है, ठीक है, ये फॉर्मूला क्रीम नहीं है, वो ना समझे कि 4 मिला के 22-31 नहीं है, नहीं वो बिल्कुल। अच्छा देखिए, वो डर्मोक्विन 2%, ठीक है, ट्रेवोजिन TRAVOGEN, तीसरा है फ्यूसीडर्म, ठीक है, और चौथी है इसके अंदर स्किनोरेन। अब आपको कैसे लगानी है? 2 ट्यूब आपको डर्मोक्विन 2%, ठीक है, 2 ट्यूब फ्यूसीडर्म H, ठीक है, उसके अंदर आप लेंगी 1 मटर के दाने जितनी, जब ये पूरी होगी, 1 मटर, जब भी आप क्रीम लगाएंगी स्किनोरेन अलग रखी होगी, उस क्रीम में आप 1 मटर के दाने जितनी मिक्स करेंगे और पूरे चेहरे पे लगाएं, और अर्के गुलाब की बोतल घर में रखें, स्प्रे करें, आपका रंग बहुत जल्दी ग्लो करेगा। डेफिनेटली हम लोग अंग्रेज नहीं हो सकते, मगर बड़ा एक अच्छा मैच हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे पूरे चेहरा। जी, मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने एक बड़ी जबरदस्त एक टिप है जो कि मैं भी शेयर करना चाहूंगी, मे बी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइए। जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने ये देखा है, बल्कि एक्सपीरियंस लोगों का देखा है कि जिनके मुंह पे स्कार्स होते हैं या निशान, उनके अक्सर लोगों की कोनियां काली होती हैं, घुटने काले होते हैं, ये उंगलियों की ये चीजें काली काली सी होती हैं। बिल्कुल जी। तो जो नारियल का तेल है ना, जो लोग क्रीम या मॉइस्चराइजर यूज नहीं करते, सिर्फ टांगों पे, चेहरे पे, हाथों पे, पैरों में सिर्फ नारियल का तेल, वो भी असली लगाते हैं, उनकी स्किन पे मैंने कभी कोई दाग नहीं देखा। ये तो है, साफ हो जाती है। वो कहलाता है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। बिल्कुल। पीना लगाना वो तो देखे वो बड़ा, मगर वो करे कौन, बड़ा महंगा भी पड़ जाता है। श्रीलंका में खाना भी उसी से बनता है, आपको पता है लंकन की स्किन कैसी है? बिल्कुल नहीं है, बड़ी खूबसूरत। हाँ, खूबसूरत है, स्किन फ्रेश है, लेकिन कलर की जहां पर बात करते हैं ना, हमारी कौम को पता नहीं क्यों ये मसला है कि जी उनकी खूबसूरती उन्हें लगता है गोरे होने पे। भाई गोरा होना खूबसूरती नहीं है, आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, लगे ना, ऐसा ही है, ग्लो करे। अच्छा से इंजेक्शन लगाते हैं, वो समझते हैं हम इंजेक्शन लगाएंगे तो जी नस्ल बदल जाएगी, नस्ल नहीं बदल सकती भाई, वो तो जीन्स है ना आपके, उनका कलर ये है। कहते हैं सर वो वाला होस्ट बना दें, वो जब मॉर्निंग शो में काला था, गेम शो में गोरा हो गया, वो बना देंगे। देखिए चले, मगर वही में आपकी बात बड़ी सही है। देखिए, जो भी आपको दिख रहा है कि वो गोरा था, काला था, भाई उसने मेहनत कितनी की है, उसने टाइम कितना लगाया है, उसने जो भी आपको लग रहा है इंजेक्शन, उसने एक मेहनत की है ना। Exactly. आप 4 दिन में बैठ के बस घर में ना यूट्यूब पे वैसा कर दे, उस बेचारे ने मेहनत कितनी की। अच्छा, वैसे इतना क्रेजी होना नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं, अभी हालिया एक रिपोर्ट भी हम लोगों ने नाज़रीन के साथ शेयर की थी कि गोरे रंग में कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बजाय सामने होने की निस्बत।
100%, क्योंकि देखिए ना उनमें मेलानिन नहीं होता, वो कैंसर होने के अब जो अच्छा खवातीन आती हैं पाकिस्तानी खवातीन, हम तो पता हजरात भी, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ जी, अच्छा जी वहाँ तो कैंसर बहुत होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है, अंग्रेज हर, मैं कहा देखिए अंग्रेजों को कैंसर होता है ऑस्ट्रेलिया में, हमें नहीं होगा। अंग्रेजों को तो कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो लाइलाज हैं। मतलब हम क्यों सोचे उनकी बीमारियों के बारे में। देखिए वो सन बेदिंग करते हैं, सेकंड उनकी टाइप 1 टाइप 2 होती है। वो ऑस्ट्रेलिया के मौसम में स्किन कैंसर नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वो डेफिनेटली अच्छा गर्म तरीन इलाका है, गर्म तरीन इलाका गर्म तरीन इलाका, मगर 40 यही रहता है टेंपरेचर। मगर अंग्रेजों ने देखे वो अपने जो पकड़ के गुलाम वो अपने जाके अपने कैदियों को वहां रखा था, तो वो जो अंग्रेज है उनकी स्किन में ये फर्क पड़ता है वहां मौसम में। हमारे लिए तो ठीक है भाई, नॉर्मल है, हमारे लिए तो हेल्दी, हमें स्किन कैंसर नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया जाके या ऑस्ट्रेलिया की आबोहवा में। हमारी एक अपनी बॉडी है, एक अपने जीन्स है। अच्छा मुझे अब ये बताएगा, मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है कि उनकी स्किन फट जाती है सर्दियों में, तो वो कुछ कैप्सूल्स मिक्स करते हैं विटामिन ई के, सी के, वेज़लिन के अंदर, और वो अपने चेहरे पे और अपने पैरों पे लगाते हैं। ये कितना सही है? देखिए वो तो एक टोटका है, उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर एक बड़ी एक रेमेडी अगर टोटका करना ही है तो मैं आपको बड़ी जबरदस्त एक टोटका ही बता रहा हूं, घर के अंदर आप खुद यूज करते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे जी, 5 तेल हैं, बड़े सिंपल, महंगे नहीं है। कलौंजी का, ठीक है, अजवाइन का, ठीक है, मीठे बादाम का, चौथा इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा मूली का तेल, ठीक है, वो स्ट्रांग होता है, जैसे कि तारा मीरा का में भी तेल होता है। बिल्कुल, मूली का तेल, जैसे तारा मीरा का तेल होता है, मूली का भी तेल होता है, ठीक है। और 5वां तेल उसके अंदर ऐड करेंगे सरसों का या नारियल का। उन मिक्सचर के अंदर आप ऐड करेंगे जो नारियल के बाल होते हैं, नारियल के जो बाल होते हैं, बिल्कुल आपने एक मुट्ठी भर वो इस तेल के अंदर ये जो मिक्सचर बनाया, उस तेल में वो नारियल के बाल जलाएं, ठीक है। उसके अंदर 5 चीजें और ऐड करेंगे, बड़ा सिंपल से, महंगी नहीं है। जो आपके घर में साबुन जो इस्तेमाल करते जाते हैं, जो बच जाते हैं, वो सब आप जमा कर लें। क्या बना रहे हैं डॉक्टर खुरम? सुने तो अब देखिए, तो हमारे यहाँ नहीं बचता, हम दूसरा साबुन चिपका देते हैं उस पे। हम बचाएंगे आपके इस फार्मूला के लिए, है ना? हाँ ये भी हो सकता है, दूसरा आप चिपकाए नहीं उस पे, उसको निकाल लें, ठीक है। और जितना चूरा साबुन है उसके अंदर आप ग्लिसरीन डालें और ऑयल ऑफ केड, ये बड़ा जबरदस्त किस्म का ऑयल होता है, और आपकी स्किन को बिल्कुल जापानी, जो आजकल क्रेज चला है ना, कोरियन बना दें, कोरियन स्किन और ग्लास स्किन, उनकी स्किन बड़ी जबरदस्त होती है, तो वो ऑयल ऑफ केड का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो हम लोग अगर वो कर, और बड़ा महंगा भी, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग जैसा नाम है इस तेल का, इसे उर्दू में क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ केड को। ये नई चीज सुनी है मैंने, लिटरली मुझे इससे पहले नहीं पता था। मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाता है। मेडिकल स्टोर पे नहीं, पर पंसार की दुकान। पंसार को मैं कैसे समझाऊं? अरे वो बड़े माहिर हैं भाई, अरे पूरे पाकिस्तान में। मैं आपको बताऊं, मैं तो कराची में लोग बैठे होते हैं एम्प्रेस मार्केट, कोई वहाँ पिंडी से आ रहा होता है, राजा बाजार से लेके ऑयल ऑफ केड मैंने ले लिया, क्या बात, ठीक है। कोई बानो बाजार लाहौर से ले रहा होता है, ठीक है। कोई किस्सा खानी पेशावर से ले रहा है। पंसारी जो है ये बीटीएस की वीडियोस पे लेकर आए हैं, साढ़ा तेल है ऑयल ऑफ केड। और ये यकीन करें, ऑयल ऑफ केड तो बिल्कुल लिटरली वो जो कहते हैं ना अंग्रेज, वो कैलोपेट्रा वगैरह, वो तो इसका नाम इतना अंग्रेज है, मगर उर्दू में इसका नाम ढूंढेंगे, बिल्कुल ढूंढेंगे, है ना, इजी हो जाएगा। ऑयल ऑफ केड अभी निकल आया, ऑयल ऑफ केड तो हो जाएगा, बस ठीक है। ऑयल ऑफ केड ढूंढ लेते हैं, फिर बाकी पता कर सारी शब्द ढूंढ रही है, बताएंगे आपको। अभी अब तक आप मुझे बताएं, जो एड़ियां हैं, इसका मसला पता है क्या होता है? सर्दियां आती हैं, हमारे घर होते हैं कारपेटेड, मोस्टली बिल्कुल किसी ना किसी जगह पे कारपेट होता है। कारपेट से रगड़ लगती है और चीखें निकलने शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो आपकी एड़ियों से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, हट जाते हैं, टुकड़े टुकड़े। उसके लिए कोई आसान सा, जो कि बस घर की चीजों से तैयार हो जाए, ऐसी चीज आपको सिर्फ उसमें 3 चीजें मिक्स करनी है। और आप सॉक्स खवातीन के लिए खास तौर पे वो जो बिल्कुल पतले वाले सॉक्स होते हैं जरूर पहने, ठीक है। एक तो टोकोफेरॉल कैप्सूल, ये जरूर खाएं, आपके हार्ट को भी मजबूत करेगा, आपकी बॉडी को भी, आपके तमाम तरीके से खाएं इसको, सुबह शाम एक 200 mg का टोकोफेरॉल, ठीक है। अच्छा, और क्रीम क्या लगानी? सिर्फ पेट्रोलियम जेली, और उसके अंदर ऐड कर दें थोड़ा सा नारियल का तेल, और वो लगाने के बाद थोड़ा इसको टिश्यू से या मलमल के दुपट्टे से ड्राई किया, ऊपर आप पहने सॉक्स, ठीक है। वो पहन के आप कारपेट पे जाएं, पानी ज्यादा पिए, चाय कॉफी थोड़ी सी कम कर दें, दूध पिए 1 कप, चुटकी हल्दी और 1 बड़ा चमचा खसखस डाल के, नींद भी आएगी। खून बना दिया आपने। नहीं, सही कह रहे हैं, बड़ा जबरदस्त किस्म की चीज है वो। अच्छा, वो कल मैंने खातून को बताया कि जी आप उसको पिए, इससे आपका सोल्यूशन बढ़ेगा। नहीं, वो तो नशावर अदविया बता रहे हैं आप। मैंने कहा नशावर नहीं है, कोफ्तों में भी तो डालते हैं, तो मतलब। अच्छा जी जनाब, ये जो ऑयल ऑफ केड है ना, अच्छा, ओह माय गॉड, केड को उर्दू में भी केड ही लिखा हुआ है, केड ही लिखा हुआ है ना। ये कोई जड़ी बूटी का नाम है जिसको केड ही कहते हैं। ऑयल ऑफ केड है ये, और बेहतरीन चीज है ये।
ठीक हो गया। और समझिए कि पूरे अच्छा तमाम पंसारों को पता है, आपको हैरानगी होगी ना, तो केड है ही, वो केड तो उन्हें पता होगा। उर्दू में भी यही नाम है, बस सही, ऑयल ऑफ केड। हम भी कोरियन बनेंगे, ऑयल ऑफ केड। ऑयल लगाना है, खाना है, करना क्या है? नहीं लगाना है भाई, इतना जबरदस्त नुस्खा था ऑयल ऑफ केड वाला भाई। आपने अभी मुझे नहीं, मेरे लिए न्यूज़ थी जो इन्होंने मुझे वो बताया, दूध में मिला के पीने वाला कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल प्रेग्नेंट खवातीन पीती हैं वो, डिलीवरी से पहले के तरह अंदर से ऑयली हो जाएगा तो जल्दी, इसीलिए मुझे नहीं पता था। कॉन्स्टिपेशन, हाँ मुझे नहीं पता था कि उसको पिया भी जा सकता है। कॉन्स्टिपेशन भी खत्म होता है, एसिडिटी खत्म होती है, आपके डार्क सर्कल्स खत्म होते हैं, और सबसे बड़ी बात आपकी जो रैशेस बॉडी में होती है वो खत्म। अच्छा फहीम की जो आदत है ना, ये जरा थोड़ा सा हंसी मजाक की, डॉक्टर खुरम अपनी हंसी कंट्रोल कर। नेचुरली आपने कहा जी प्रेग्नेंट खवातीन पीती है, ये पीने की चीज। मैं इस एक्सपीरियंस से नहीं गुजर सकता, मुझे कैसे पता होगा? बता रहे हैं आपकी बेगम तो गुजरी, हाँ वो गुजरी होंगी तो उन्होंने पिया होगा, मुझे नहीं पता था। मेरे लिए ये न्यूज़ आपने लाके नहीं दिया होगा, क्योंकि मैं पता है क्यों, कैस्टर ऑयल मैं बताता हूँ, डॉक्टर खुर्रम ने रेकमेंड, हाँ कैस्टर ऑयल जो है डॉक्टर खुर्रम ने रेकमेंड किया था मुझे काफी साल पहले। इन्होंने बताया था कि ये सर पे लगाया जाता है, इससे बालों की जो है ना दाढ़ी पे लगाया जाता है, ग्रोथ अच्छी देखिए घनी होती कुछ चीजें फहीम खाने की भी हैं, कुछ लगाने की भी हैं, ये अच्छी बात है ना। ये तो अच्छा, ये बड़ी अच्छी आपने एक सवाल किया। अच्छा कुछ कहते हैं, कुछ आपने जो क्रीम थी वो आपने बताया था कि जी ये क्रीम, तो जैसे मैंने एक क्रीम होती है प्रिटी ग्लो के नाम से, जो आप बालों में लगाते हैं ना, उसके अंदर वो होता है टी ट्री ऑयल, ठीक है। अरे वो तो उस पर चेहरा लिखा हुआ है। मैंने कहा जब आप बिरयानी पकाती हैं या पाए पकाती हैं, नहारी पकाती हैं, पानी तो सब में डालती हैं, या आपके घर में आप कहें जी पानी तो हम सिर्फ खाना पकाने में यूज करते हैं, हमारा बाथरूम भी उससे धुल रहा है, तो हर चीज का एक कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है ना चीज के साथ मिलके। और एक तो गूगल ने तो अच्छा एक मुझे इस बात की समझ नहीं आती, आधे से ज्यादा पाकिस्तानी अवाम ना एक नीम हकीम बनी हुई है यूट्यूब की वीडियोस देख देख के कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा। अब अच्छा मुझे रिसेंटली किसी ने बताया जी मैं इस्पगोल से ना वजन बहुत गिरता है, तो डॉक्टर ने कॉन्स्टिपेशन के इलाज के लिए इस्पगोल बताया, वो डर के मारी नहीं खा रही कि वजन गिर जाएगा, क्योंकि मैं तो पहले ही पतली हूं। वो तो एक नॉर्मल चीज है, वो आपका वजन मतलब गिर नहीं जाएगा, मतलब एक अच्छा कर देगा आपको, मतलब एक बड़ा अच्छी बॉडी आपकी। वजन गिरता ही नहीं है, हाँ वजन निकल जाता है, हाँ मतलब एक अच्छा, अगर आप सब खा रहे हैं साथ तो कैसे मुमकिन है कि टॉक्सिन तो आपके निकलेंगे। देखिए फिर वो एक लॉन्ग प्रोसेस उसमें चला जाता है कि जी आप इस्पगोल खाएंगे, आपका कॉन्स्टिपेशन सही होगा ऑटोमेटिकली, अगर आपने ज्यादा इस्पगोल का इस्तेमाल किया ज्यादा सही हो जाएगा, तो ज्यादा वजन गिरेगा। बिल्कुल सही। अच्छा एक टैबलेट होती है, मतलब एक आम डॉक्टर्स देते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट देती हैं, देते हैं, मल्टीपर्पज चीजों के शुगर के डॉक्टर देते हैं, ग्लूकोफेज। ओह यस, पर वेट लॉस के लिए खा रहे हैं लोग। वो धड़ाधड़, मैंने तो वो मेरी कजन ने खाई थी, उनको डॉक्टर बड़ी गलत, आप खुद जाके ले लेते हैं। अच्छा आपको पता है जब मुझे भी कुछ अरसे के लिए डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, उस वक्त मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरे हार्मोन्स बैलेंस नहीं थे, तो मुझे ग्लूकोफेज दी कि आप ये खाएं से बैलेंस हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर वजन कम करने के लिए आप कैसे खा सकते हैं? अच्छा देखिए बेटनोवेट क्रीम है, हाँ। बड़ी बेहतरीन चीज है, ठीक है, मगर वो एक कॉन्सेंट्रेशन में यूज होती है ना। अच्छा अब किसी ने वो फॉर्मूला क्रीम बनाया ना कि उसमें ये डालो वो डालो, एक बेटनोवेट डालो रंग गोरा, अच्छा जी वो तो एक जहर हो गया ना। मगर आप अगर डॉक्टर आपको चेहरे पे लगाने के लिए दे रहे हैं कितने दिन के लिए किसी चीज की मिला के, तो वो सही है। एक्नी वगैरह के लिए मेरे ख्याल में अच्छा मगर सही आप सही कह रहे हैं कि वो एक्नी के लोग समझते हैं कि उसको लगा के एक्नी खत्म हो जाएगी, मगर स्किन को पतला करता है। तो आप एक लिमिटेड डोज में किसी के साथ मिला के, भाई जैसे आप कहें जी बिरयानी पक रही है तो मिर्चें आप उसके अंदर मिक्स करेंगे ना, 2 चमचे यूं तो नहीं खाएंगे। मैं बिरयानी मंगा लूं ब्रेक में, आपने दूसरी मर्तबा जिक्र कर दिया बिरयानी, क्योंकि लोगों की तरफ से बड़ा एफिलिएटेड है। अब एक और मसला स्किन से जुड़ा जो कि मैं आपसे जानना चाहूंगी, अक्सर लोगों के चेहरे को मैंने देखा है कि उनके पूरा चेहरा ऑयली नहीं होता, सिर्फ उनकी नाक की साइडों पे ऑयल आता है और बाकी स्किन उनकी बिल्कुल ठीक होती है। अब उनको क्या कोई मुख्तलिफ किस्म का मॉइस्चराइजर यूज करना है या फिर वही मॉइस्चराइजर लगाना है जो सभी लगाते हैं? मेरे पास खैर जो मॉइस्चराइजर है वो बहुत चिकना है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है फेस के लिए भी है, बॉडी के लिए भी है, तो वो बड़ा बेहतरीन है, मैं तो फुल उसको इस्तेमाल करती हूँ सर्दियों में। लेकिन मैं कभी सोचती हूँ कि पता नहीं मेरे लिए सूटेबल है भी या नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा चिकना है और मेरे स्किन ऑयली है, वो भी सिर्फ यहीं से। बिल्कुल बिल्कुल, तो बस एक तो मैं एक मॉइस्चराइजिंग लोशन अब आप बिल्कुल एक हफ्ता कर लें, अगले हफ्ते मैं आपको ऐसा ला के दूंगा बिल्कुल ऑर्गेनिक, वो आप लगाएंगी पूरी सर्दियां देखिए, और लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ लगाया है, ठीक है। अच्छा पहली बात आप बता रही है टी जोन है ना, टी जोन या बटरफ्लाई एरिया आपका, तो ये कॉमन चीज है, इसमें कोई बात नहीं, मगर उसको पहले क्या करना है आपको कि एक एक्वा कलर का मशहूर एस्ट्रिंजेंट होता है, ठीक है, उससे आप पूरा चेहरा जरूर साफ करें, ठीक है। उसके बाद आप मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाएंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे और पूरा स्किन आपकी यहाँ पे ऑयली है, यहाँ ड्राई, वो लगाएंगी, यहाँ ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स आपके मीलिया
बहुत बन जाएगा। तो आप पहले नॉक्सिम यानी पहले फेस को साफ करें, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाएं। बिल्कुल। आपकी कोई क्वेरी, कोई मसला? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन बहुत अच्छी है, मुझे कोई किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है। और देखें वन टोन, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पैर भी ऐसे हैं, सॉक्स पहने हुए, ना दिखा देता आपको। पाँव भी काले नहीं है भाई, पाँव भी काले। आप इसीलिए कह रहे हैं कि आपने सॉक्स पहनी हुई? हाँ, इसीलिए। ये हो ही नहीं सकता कि चेहरे का और पैरों का कलर एक। अरे भाई आपने चैलेंज कर दिया, ये चैलेंज हो चुका है, चैलेंज हो गया भाईजान। अरे भाई ये चेक कर लें भाई साहब, क्लोज करना चाहें कर लें, चैलेंज हो गया। फेस का रंग भी वही है, पैरों का भी वही है, ये आप चेक कर लें भाई साहब, फ्रेश चेक कर लें, दोनों ही साफ है भाई साहब। ये तो लग रहा है डर्मेटोलॉजी का प्रोग्राम कर लिया आपने सर, अब विद प्रूफ, विद प्रूफ। अब कैमरा जूम करेगा सहरिश के पाँव पे। नहीं रहने दें, एक ब्रेक ले लेते हैं। ये जो हरकत है ना नॉन सीरियस, इनको क्या ब्रेक लगना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, बहुत शुक्रिया सहरिश, थैंक यू सो मच। ये जज्बाती हो जाता है। नहीं, मैं चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता हूं सर, ऑन एयर। बहुत डर लग रहा है मुझे, तमाम चैलेंजेस कबूल कर रहे हैं ये। आप ऐसे चैलेंज कीजिएगा नहीं। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, एक वक्फा लेते हैं और आते हैं वक्फे के बाद। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और वो कहते हैं ना कि इंसान के लिए तरक्की का सफ़र उसकी कम्युनिकेशन स्किल के बगैर तकरीबन नामुमकिन है। तो आप चाहे ज़बान कोई भी बोलते हों, लेकिन आपकी अदायगी और अल्फाज का चुनाव वही बताता है कि आप कितने काबिल हैं या आप में कितनी सलाहियत मौजूद है। शायद इसीलिए ऐसा भी होता है कि बहुत कम पढ़े लिखे अफराद बहुत अच्छे तरीके से आला मनसब तक पहुंच जाते हैं और इसके मुकाबले में बहुत से काबिल और पढ़े लिखे अफराद अपनी कम्युनिकेशन स्किल की कमज़ोरी की वजह से वो मर्तबा हासिल नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। तो हमारी ज़िंदगियों में ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इसका कितना अमल दखल है, इसको किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है, इस पर हमने बात करनी। बिल्कुल जी, ज़रूरी है। और इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान के मायनाज मोटिवेशनल स्पीकर उमैर जालीवाला जो हैं वो हमारे साथ हैं। उमैर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सर थैंक यू सो मच, आप हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमें बताते हैं कि हमें क्या क्या कब कब कैसे कैसे करना चाहिए। सहरिश का जो है वो आपने इंट्रो सुन लिया इस टॉपिक के हवाले से कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी ना होने की वजह से या अल्फाज का बरवक्त चुनाव ना करने की वजह से अपनी सलाहियत खो बैठते हैं और अपना जो मकाम वो हासिल कर सकते हैं उस मकाम से पीछे हट जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि सर ऐसे लोग एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं या इंट्रोवर्ट्स होते हैं? खैर इसका जवाब आप ज़रा एक्सप्लेन कर देंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। और साथ साथ ये भी बताइएगा कि क्या वो किसी एंजाइटी या डिप्रेशन की वजह से ये नहीं कर पाते या बचपन से ही उन पर इतना दबाव रहता है एक मसले को लेकर कि जी बड़ा भाई या कोई कज़न अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप नहीं कर रहे, तो उस दबाव का शिकार हो जाते हैं। वजह क्या होती है ऐसे लोगों की और ये कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होने की? इस पर ज़रा रोशनी डालें प्लीज़। मैं अगर इसका जवाब दे दूं तो मैं पीएचडी हो जाऊं मुश्किल सवाल है। तो इसको मैं थोड़ा सा खोलता हूं। देखें, एक तो आपने अल्फाज की बात की, इंपॉर्टेंस तो हम सब जानते हैं। जो लोग बोल सकते हैं वो लीडर्स तस्वुर किए जाते हैं, वो सामने आते हैं, वो ना सिर्फ अपने मसाइल शेयर कर सकते हैं बल्कि अपने मकासद दूसरों को बता सकते हैं, लोगों को मिला सकते हैं, तो इदारे में भी आगे बढ़ते हैं और अपने इंडिविजुअल जो काम करते हैं उसमें भी आगे बढ़ते हैं। मार्केटों में भी वो लोग आगे होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन बेहतर होती है। लेकिन वो सिर्फ अल्फाज नहीं होते, अल्फाज कम्युनिकेशन का वर्बल हिस्सा है, लेकिन कम्युनिकेशन में विजुअल भी है जो कि हम देखते हैं यानी बॉडी लैंग्वेज, और साथ साथ वोकल भी है जिसकी महारत बहुत गुलकार रखते हैं, एक आँख को लेके क्या बना देते हैं, तो यानी हमारा लहजा। ये 3 वी मिल के हमारी कम्युनिकेशन बनते हैं। तो कम्युनिकेशन में हम अगर आप नोटिस करें तो हम सिर्फ अल्फाज पे कन्विंस नहीं हो रहे होते, हम जिस्म भी देख रहे होते हैं, और लहजा तो बहुत ज़्यादा दरवाजे खोल देता है या बहुत लोगों के लिए दरवाजे बंद कर देता है। दूसरी जो आपने बात की इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की, ये मैं इसको अलग रखना चाहूँगा। देखिए, ये बहुत मुमकिन है कि आप इंट्रोवर्ट हो और आपकी कम्युनिकेशन बहुत ब्रिलियंट हो। ये बहुत मुमकिन है कि आप एक्सट्रोवर्ट हो और आपकी कम्युनिकेशन बहुत माठी हो। एक्सट्रोवर्ट ये है कि आप ज़्यादा लोगों से अपनी बातें शेयर करते हैं, खुल जाते हैं लोगों के सामने। इंट्रोवर्जन ये है कि आप अपनी बात शेयर नहीं करते। अक्सर लोग इसको इससे भी कंफ्यूज करते हैं कि सोशल लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं और लोग सोशल नहीं होते, वो इंट्रोवर्ट होते हैं। लेकिन मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि इसका ताल्लुक अपनी बातें शेयर करने से है।
सोशल होना और ना होना, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें आपने एक बहुत अहम हिस्से की तरफ इशारा किया कि हमारी अपब्रिंगिंग, क्या उसमें हमें स्पेस मिलता है कि हम अपनी बात कह सके, क्या हमें सवाल करने का मौका मिलता है। आप जानते हैं ट्रेडिशनल स्कूल में 8 घंटा बच्चा बैठता है तो फिर एक बार सवाल का मौका मिलता है, और 80% मसाइल कम्युनिकेशन के, 80% दुनिया के मसाइल कम्युनिकेशन की वजह से, और बेतहाशा कम्युनिकेशन के बारे में हम सुनते हैं कि 2 वे प्रोसेस है, और वो 2 वे हमें नहीं मिलता क्योंकि बचपन में तो बहुत ज़्यादा जगहों पे हम नहीं कह पाते अपनी बात, बहुत जगहों पे नेगोशिएट नहीं कर पाते, और ये तमाम वजहें बनती हैं हमारे करियर में भी, ना सिर्फ हमें रोकती है बल्कि हमारी ज़ाती ज़िंदगी में, हमें रिश्तों में भी लिमिटेड रखती है। अच्छा, इसमें उमैर साहब मैं आपसे और जानना चाहूँगी, अभी आपने अपब्रिंगिंग की बात की है तो जाहिर है फिर इसमें पेरेंटिंग आ जाती है, ये सारी चीज़ें जो कि हमें मलहूज़े खातिर रखनी है अपने बच्चों को पालते हुए कि हमने किस तरह इनसे पेश आना है। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, हम कहते हैं कि जनाब इसके पास बहुत नॉलेज है, और अगर आप इसे डिस्कशन शुरू करो ये अपने अंदाज में हमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताता है कि जो कि हम हैरान होते हैं कि इसको ये भी पता है, लेकिन फिज़िकली या फिर बात करने में वो बिल्कुल ऐसे माठा बच्चा होगा कि चुप करके बैठा रहेगा, ज़्यादा बात नहीं करेगा, बहुत सुस्त होगा, और हमें लगेगा कि किस तरह मुकाबला करेगा दुनिया का। तो ऐसे बच्चों के हवाले से मुझे ज़रा बताइएगा कि ये पेरेंट्स कोई गलती करते हैं कि जब वो टैलेंटेड भी है, दिमाग उसका चलता है, लेकिन फिजिकली बॉडी लैंग्वेज उसकी ज़ीरो है, स्पीकिंग स्किल्स उसकी इस तरह से बात करने वाली डिस्कशन भी करेगा तो जिस तरह बुजुर्ग करते हैं आहिस्ता आहिस्ता बोल के, इसकी क्या वजह है? जी, बहुत सारे बच्चे मुझे भी बहुत एनॉय करते हैं ऐसे बच्चे, क्योंकि बच्चों में एनर्जी दिखनी चाहिए, पैशन जो आप बात कह रही हैं वो दिखना चाहिए, लेकिन यकीनन आप देखें कुछ ना कुछ चल रहा होता है, और हम बच्चों की नफ्सियात अभी जानना शुरू हुए हैं, उस पर डिस्कशंस अब पॉपुलराइज हुए हैं। हमारे स्कूल, आप जानती हैं आपके मेरे स्कूल किस तरह के थे, और उसके अंदर क्या तवज्जो थी हमारे ऊपर इनफरादी तौर पे और हमारी नफ्सियात के ऊपर। तो हमारे दरमियान भी 5 बड़े काबिल होते थे और बड़े मशहूर होते थे, उनकी मिसालें दी जाती थी, और बाकी सारे के सारे B ग्रेडर्स और C ग्रेडर्स होते थे। कहीं ना कहीं जो है ये जाहिर है कि रिसेंट डेवलपमेंट है, और हमारी तालीमी निज़ाम में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, जो कि बच्चों के ऊपर यकीनन ये मेहनत कर सकती है, ना सिर्फ ये कि वो जनरली मुकाबलों में कामयाब हों, बल्कि ऐसी जगहों के ऊपर जब वो बैठे हुए हों, जब वो बात कर रहे हों और ज़िंदगी के हवाले से इंटरेस्टेड हों, उनकी क्यूरियोसिटी बंद हो। सही। अच्छा, थोड़ा सा आपको रोक के हम फिर से आपसे कनेक्शन अपना बहार, क्योंकि आपकी बात मुझे कुछ सही से समझ नहीं आ रही, शायद कुछ आवाज़ में प्रॉब्लम है। वही कम्युनिकेशन गैप आ गया है जी, जिसकी हम बात कर रहे थे, तो उस कम्युनिकेशन गैप को जो है वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं और फिर आपको जो है वो रिकनेक्ट करते हैं। जब तक सारिश आपके सवाल का जो है वो इन्होंने जवाब दे दिया है कि बहुत सारे निज़ाम जो हैं वो तब्दील हो गए। जैसे हमें जब पढ़ाया जाता था स्कूल में, यकीनन आपको भी जब पढ़ाया जाता होगा तो देखा होगा कि जी अच्छा उमैर ने हमें ज्वाइन कर लिया है तो ये बात उमैर भी सुन लेंगे कि आपने देखा होगा हमें पनिश किया जाता था, हमें पनिशमेंट मिलती थी, हमें फुट्टे से मारा जाता था, क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था, बाल बड़े होते थे, पोनी टेल बना दी जाती थी हमारी और खड़ा कर दिया जाता था लड़कियों की क्लास के सामने। ये सारे टॉर्चर हमें किए जाते थे, लेकिन ये टॉर्चर अब हमें लगता है टॉर्चर है। तब हम घर जाके अपने पेरेंट्स को बताते थे तो अम्मी अब्बू कहते थे कि हाँ बेटा तुम्ही ने कुछ गलत किया होगा। अब अगर बच्चे आके हमें बताते हैं तो हम कहते हैं अच्छा ऐसा किया है, इतनी फीस इसलिए देते हैं हम, हमारे बच्चे की इंसल्ट कर दी, आओ चलो टीचर की क्लास लेंगे। ये एक चेंज जो आया है ना, ये जनरेशन गैप है, जेन ज़ी के अंदर ये तब्दीली आ गई है। शायद उमैर मुझसे एग्री करें, शायद ना करें, लेकिन इस तब्दीली के साथ साथ अब जो आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन का, इसमें एक गैप आ जाता है। और अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे वो बातें बताने से कासिर हो जाते हैं जो टीचर ने उनसे कही हो, या उन्हें किसी बात पे डांटा हो, या उन्हें पनिश किया हो किसी चीज़ पे, घर आके नहीं बताते, घबराते हैं कि घर पे डांट पड़ जाएगी, या वो स्कूल जाने से डरने लगते हैं कि जी नहीं हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमने होमवर्क नहीं किया हुआ, हमें टीचर ये कह दें वो कह दें, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। हमारे बचपन में ये नहीं होता था, अब ये होता है। ये जनरेशन गैप जो आया उमैर, मैं चाहूँगा कि अगर आप इसे एड्रेस करें तो ज़्यादा ज़रूरी होगा। हमारे बचपन में भी होता था, उस वक्त भी मसाइल होते थे, बच्चे हर दौर में मसाइल से गुजरते हैं, और ना सिर्फ पढ़ाई के मसाइल से बल्कि आपस में मुकाबलों के मसाइल से, स्कूल में बुली होने के मसाइल से, या और मुख्तलिफ तरह के किसी उस्ताद का रवैया सही ना होना, कोई ज़्यादती होना, या बच्चे के अपने कोई ऐसे ट्रॉमा होना, मसाइल होना जिससे बच्चा कोप ना कर पा रहा हो। हमारे दौर में भी बिल्कुल होते थे। वो बच्चे रिजर्व्ड होते थे, उन बच्चों की पिटाइयाँ होती थी, वो बच्चे जलील होते थे, बच्चों को मार मार के कहा जाता था कि बोलो बोलो, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू हील
हील देम, जो हमने बात पहले की, तो आपने बिल्कुल दुरुस्त इशारा किया है, इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। और मैं अपने बचपन से अगर आपको ये बताऊं तो मैं एक स्कूल में, जिस स्कूल में मैं था, बोनावेंचर हैदराबाद का एक मिशनरी स्कूल था, यानी ईसाइयों के बनाए हुए जो स्कूल, और वो बहुत ऐसे मुकाबले कराते थे कि हमने देखा कि जो बच्चे स्कूलिंग में नहीं आगे होते थे वो उन मुकाबलों की वजह से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा पाते थे और उनमें आगे होते थे बहुत मर्तबा। तो कोई म्यूजिक में आगे होता था, कोई स्पोर्ट्स में आगे होता था, किसी का ड्रामा खूबसूरत होता था, किसी की डिबेट। तो ये भी तमाम एक्सप्रेशंस हैं। और कम्युनिकेशन आप जानते हैं कि सिर्फ बोलना और तकरीर करना नहीं है, बल्कि एक्सप्रेशन है। और ह्यूमन एक्सप्रेशन अब तो बड़ा वाइड डोमेन बन गया है, सोशल मीडिया के दौर में हम खास तौर पे देख रहे हैं। तो स्कूल्स को नर्चर करना चाहिए, पेरेंट्स को नर्चर करना चाहिए। और आपने खुद ही जो इशारा किया उस जवाब भी यही है कि अच्छी स्कूलिंग में भी पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स, इन तीनों का ट्रायंगल, इस तीनों की कम्युनिकेशन बड़ी अहम है। और पता है आपको, बिल्कुल आपने उमैर सही कहा। और हम ये नहीं कर सकते कि हम भारी भरकम फीसें दे दें और बाद में सारी जिम्मेदारी बस स्कूल पे डाल दें कि आप ही ने बच्चों की तरबियत करनी है, आप ही ने पढ़ाना है, आप ही ने देखना है। हम अपनी नौकरियों पे चले जाएंगे, पैसे बनाने वाली मशीन बने रहेंगे। बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है, इससे हमारा कोई सरोकार ना हो तो वो बच्चे कभी भी उस तरह के नहीं बनेंगे जैसा आप चाहते हैं। एक और बात अहम ये भी है कि हम और क्या मिसाल सेट करते हैं कम्युनिकेशन की, हमारे रिश्तों में, हमारे ख़ानदानों में, हमारी अपनी फैमिली में। जब क्रिटिकल इश्यूज आते हैं, जब मसाइल आते हैं, तो माँ बाप शट हो जाते हैं, बिल्कुल म्यूट हो जाते हैं, ऐसी चीज़ों को डिस्कशन में नहीं लेकर आते। कई सालों बाद वो चीज़ें दोबारा प्रोसेसिंग में लाई जाती हैं। तो कम्युनिकेशन आप जानती हैं कि बड़ा इमोशन से भी ताल्लुक़ रखती है। और बच्चे अगेन स्कूलों में ज़ाहिर है एक दुरुस्त जी, बिल्कुल इमोशन से भी ताल्लुक़ रखते हैं, स्कूल से भी ताल्लुक़ रखते हैं। थैंक यू सो मच उमैर, आप हमारे साथ थे और आपने बहुत ही अच्छे तरीके कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो कितनी ज़रूरी और कितनी अच्छी होनी चाहिए। एक मरतबा फिर उमैर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमैर का भी शुक्रिया अदा करेंगे हम। अगली न्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं। जी जनाब, और अभी इस वक्त में अजीम जाफरी साहब ने ज्वाइन किया है बॉल प्रेडिक्शन में, और उनसे हमने जानना है कि आगे ये पूरा हफ्ता आधा तो गुजर चुका है, बाकी का कैसा रहने वाला है, वीकेंड कैसा रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम अजीम साहब, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अजीम साहब, क्या बताएंगे आप पाकिस्तानियों का ये बाकी का हफ्ता कैसा गुजरने वाला है? देखें, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ प्रोग्राम्स में कि 15 तक 15 नवंबर तक प्लानिटरी पोजीशन कुछ सितारों की अच्छी नहीं है, मगर आज मैं कुछ ये बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्या ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आएगी। ओके जी। नंबर 1, 30 अक्टूबर को राहु केतु 1.5 साल बाद चेंज हो चुके हैं। ओके। और ये जिस घर में आए हैं ये 2005 के 25 मार्च को आए थे, यानी कि अब पूरे 18 साल कंप्लीट करके फिर उसी घर में आए हैं। तो ये तो एक बहुत चेंजेस लाएंगे इंडिविजुअल लाइफ में, ठीक है ना, लोगों की जिंदगी में। सर पॉजिटिव अलग अलग हिसाब से आएगी जी। पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं, नेगेटिव? अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया, पॉजिटिव नेगेटिव। देखें कि ये जैसे 12 स्टार्स है ना, तो हर एक को पॉजिटिव या हर एक को नेगेटिव नहीं देंगे। ये चंद को पॉजिटिव, चंद को नेगेटिव, ठीक है, इस तरह होता है। ठीक, तो वो हम डिस्कस करेंगे। मगर अभी जो मैं मेन चीजें आज बताने जा रहा हूँ वो ये कि अभी ये चेंज हुए हैं, ठीक है, 1.5 साल बाद एक घर से दूसरे घर में आए, मगर जिस घर में आए उसमें उस घर में 18 साल बाद आए। ये एक बात हो गई। सैटर्न उल्टा चल रहा है, सैटर्न ठीक होगा 4 नवंबर को, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गई बात। मरकरी अभी कंबस्ट है, गुरूब हालत में है। मरकरी ने 11 नवंबर को तुलू होना है, कम्युनिकेशन का स्टार, ठीक है, मरकरी हो गया। अच्छा, उसके बाद 15 को मार्स चेंज होगा, मरीख सितारा, ठीक है, जो इस वक्त डेबिलेशन तो नहीं कहूंगा, खराब घर में गया हुआ है, वो अपने घर में जाएगा स्कॉर्पियो में। उसके बाद 16 नवंबर को सन, जो अभी डेबिलेटेड है, बिल्कुल खराब मतलब पोजीशन में है, वो चेंज हो जाएगा अपने, ठीक है, वो वाटरी साइड में जाएगा, मगर एटलीस्ट खराब पोजीशन से निकल आएगा। तो अब आप देखिएगा लाइफ में लोगों की चेंजेस टुवर्ड्स बेटरमेंट वो आना शुरू होगी। इस वक्त आप नोट करें, बड़ी एक अजीब सी हलचल है, लोगों के दिलों में बेचैनी है, ठीक है, और मतलब वो कुछ समझ नहीं पा रहे कि ये बेचैनी किस वजह से है। समटाइम ये सोचते हैं कि शायद मौसम की तब्दीली की वजह से, समटाइम आपको पता है ना, जब अजीम साहब सर्दी आने लगती है तो कुछ रातें जरा कुछ जल्दी होने लगती है, उदासी सी होती है, तो ज्यादा दिल घबराता है, भीगा भीगा सा दिसंबर हो जाता है बिला वजह। जिन्हें इश्क की वबा नहीं लगी वो भी आशिक बन जाते हैं, कहते हैं नहीं कुछ तो होगा। बस मेरे भाई बस। हाँ जी। अच्छा सर, हॉरोस्कोप हो जाए। ये है कि
क्या मैंने कहा होरोस्कोप हो जाए, आप कंप्लीट करें। हो जाए नहीं हो गया कंप्लीट। कहने का मकसद यही था कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल आपने 18 नवंबर की तारीख दी थी पिछली बार, मुझे याद है मैंने लिखी हुई है कि 18 नवंबर से जितने भी स्टार्स हैं वो सारे के सारे एक पॉजिटिव घर में एग्जैक्टली। तो अब हॉरोस्कोप की तरफ बढ़ते हैं। मतलब वो बिल्कुल अपने एंटी से बेहतर घर में जाएंगे। और सबसे बड़ी बात सैटर्न जो उल्टा है वो सीधा हो रहा है, मरकरी गुरूब है कम्युनिकेशन का, इसका उसका ये वो सही हो रहा है, तो बेहतरी होगी। अब आ जाए आप उस पर वीकली हॉरोस्कोप पे। अभी देखिए सबसे पहले एरीज वो वैसे जैसे मैंने बताया कि 15 को ठीक होगा, ठीक है। तो अभी मैं ये कहूंगा अब आज 1 नवंबर है तो नेक्स्ट 15 दिन या 2 वीक्स जो है ना एरीज वाले बहुत मोहतात रखें, कोई शादी ब्याह के चक्कर में, कोई पार्टनरशिप के चक्कर में ना पड़े, इवन के ट्रैवल भी अवॉइड करें, ठीक है। टॉरस वाले लड़ाई झगड़े से गुरेज करें, कन्वेंस खरीदना चेंज करना उससे गुरेज करें, जॉब में है तो स्विच ना करें, जिधर हैं उधर ही बैठे रहें, ये नहीं कि मैंने रिजाइन दे दिया और देखी जाएगी और ऐसा वैसा कोई ना करें। जेमिनी वाले लव लाइफ को लेके अपनी जरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो वही वाली बात कि 15 नवंबर तक लड़ाई झगड़ा ना करें, ठीक है। मंगनी आ रही है, मंगनी का प्लान चल रहा है, उसको पोस्टपोन कर दें, 15 नवंबर के बाद रखें, ठीक है। अच्छा, अपने स्टमक का ख्याल रखें। अच्छा, उसके बाद कैंसर वाले अपनी वालदा का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने घर में कोई खुदा ना करे लड़ाई झगड़ा या कोई और इशू, अगर घर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी अवॉइड करें। उसके बाद है लियो वालों की, लियो वाले डोमेस्टिक ट्रैवल अवॉइड करें, कोई साइन कर रहे हैं एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई किसी से बात करने जा रहे हैं कि मैं अपनी जॉब की करूं, कुछ करूं, वो थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें, डिले कर दें, कोई फायदा नहीं है। इवन कि अपने छोटे बहन भाइयों के लिए भी अगर आप कोई स्टेप लेने जा रहे हैं तो वो अवॉइड करना है आपने। बस अब 15 दिन तो है, 14 दिन तो है, ठीक है। उसके बाद विर्गो वालों का अचानक कोई खुदा ना करे कोई फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, अगर तो आप कोई ऐसा स्टेप लेने जा रहे हैं जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट लग रही है तो वो आपने अवॉइड करना है। लिब्रा वाले वैसे ही इस वक्त गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रुकावटें सारा जिनका, अच्छा ये मैं बताता चलूं, ये वो हैं जिनका असेंडेंट टाइम ऑफ बर्थ या जब वो पैदा हुए मून साइन उनका लिब्रा था, ठीक है। हम सन साइन से नहीं करते, मतलब हम वो बताते हैं कि जो आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन मून कहाँ था, या फिर जितने बजे पैदा हुए उस दिन आपका टाइम लिब्रा चल रहा था। ये वो वाले लोग सुने मेरी बात। अच्छा, लिब्रा वालों का वैसे ही खराब है और अभी आगे जाके 3-4 दिन बाद उनका मजीद डेबिलिशन में जा रहा है, तो उनको और मजीद 27 दिन अभी और एहतियात करनी है, तकरीबन 1 महीना, 3 दिन ये 27 दिन वो, ये बहुत अभी लिब्रा वालों का सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि बहुत केयर करनी है। अच्छा, उसके बाद स्कॉर्पियो वालों का वो अपने 12th हाउस में गया हुआ है, अभी सेहत का ख्याल रखें, हॉस्पिटलाइजेशन, कोई चोट लगना, कहीं बाहर किसी मुल्क जाने का प्लान करना था वो रोक दें, अभी बिल्कुल ना करें, ठीक है। वो उनका नजर आ रहा है, वो स्कॉर्पियो वाले एहतियात करें। सेजिटेरियस वाले जुपिटर वैसे ही अभी उल्टी चाल में, वो जनाब 30 दिसंबर को सीधा होगा। तो आपने बताया है उमर इस पे अजीम साहब, ये आप 16 नवंबर के बाद प्लान करें, आप ये बोल रहे हैं? यस एग्जैक्टली, ठीक है जी। अभी वो अपने से 12th हाउस में गए हुए हैं, एनिमीज में गए हुए हैं, इवन कि आपकी जॉब में भी हैं, अगर आप सियासत में भी हैं तो आपको पता ही नहीं कि आप जिधर बैठे हुए हैं वो आप अपने ही हिडन एनिमीज के दरमियान बैठे हुए हैं और आप बड़े खुश हो रहे हैं, तालियां मार रहे हैं उनके हाथ पे हाथ रख के, ये नहीं पता कि आपके वही कारपेट खींचने वाले हैं। ये बड़ा होता है इशू, लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो 12th हाउस में होते हैं। हाँ यस एग्जैक्टली, बत्तियां बुझा दो भाई। अच्छा, उसके बाद आ रही है सेक्रेटेरियस हो गया था, अब हम जाएंगे कैप्रिकॉन की तरफ। कैप्रिकॉन 4 नवंबर को सीधे हो रहा है, उल्टी चाल में सितारा था, पीछे को जा रहा था, चीजें रिवर्स हो रही थी, अब वो रिवर्स गियर से फर्स्ट गियर में गाड़ी उनकी चलेगी 4 नवंबर से, ठीक है। उनके लिए बेहतरी का ये है, तो अब दिन ही कितने रह गए, मगर फिर भी उनका करियर, उनका बिजनेस, उनके ससुराल से रिलेटेड मामला, उसमें वो 15 नवंबर तक केयरफुल होके चले। ये तो ओवरऑल सबके लिए मैं कह रहा हूँ। एक्वेरियस वालों का बाहर जा रहे हैं, शादीशुदा जिंदगी में अगर कोई ट्रबल्स आ रही है, बस ये अब हम खत्म करने लगे हैं, और ये वो अभी इस पीरियड को अवॉइड करें, पोस्टपोन कर दें, डिले कर दें अपने फैसलों को, बिल्कुल अभी वो ना कुछ करें। उसके बाद बारी, अच्छा बल्कि उनका 15 के बाद अच्छा हो जाएगा, तो जॉब में, कारोबार में प्रमोशन वगैरह कुछ अच्छी चीजें भी होंगी एक्वेरियस वालों की। लास्ट में बारी आती है पाइसेस वालों की। पाइसेस का जैसे मैंने कहा 30 दिसंबर को सितारा सीधा होगा, मगर अभी उनका सैटर्न सीधा होने से 15 नवंबर को मार्स, 16 नवंबर को सन, 11 नवंबर को मरकरी होने से काफी बेहतरी हो जाएगी।
चलो जी, अल्लाह का शुक्र है कि जिस बेहतरी सबकी आगे है, लेकिन 16 नवंबर तक का इंतजार हमें करना है, उसके बाद चीज़ें बेहतर होंगी। सैयारों ने सीधा होना है। अभी जो आपने ये कैप्रिकॉन का बताया था अजीम साहब, ये भी आप बता रहे हैं कि चीज़ें से फर्स्ट गियर तो लग गया है, लेकिन आगे बेहतरी ज़्यादा है, वो भी 15 नवंबर के बाद ही आएगी। जी, 4 नवंबर से जो उल्टा है ना सैटर्न, वो सीधा होगा। ठीक है, 4 नवंबर आज से 3 दिन बाद जो वो सीधा होगा, मगर उसके जो बाकी वो जो कहते हैं फिल्म में हीरो तो सही हो गया, मगर सपोर्टिंग एक्टर ने वो फिल्म में उठा दी। वो सपोर्टिंग एक्टर्स जो साथ जुड़े हुए हैं ना, मार्स खड़ा हुआ है, मरकरी, ठीक है ना, सन, वो जब साथ मिलेंगे तो एकदम फिल्म उनकी उठेगी। ओके। अब वो बेचारे अभी आपने ट्रेवल करने से भी मना किया, और वो बेचारे लोग जो सस्ती टिकटें देख के 16 नवंबर से पहले की ले चुके हैं, वो तो फंस गए। हाँ, ये जो मैं समझता हूँ कि ये इल्म का फायदा ही यही है कि आप आने वाले लॉसेस से बच जाएं। जब खराब पीरियड में स्टेप लेंगे तो खराब रिजल्ट आएंगे। कईयों का सुना है, यार वो हाँ गए थे, सेट नहीं हो सके, 6 महीने में वापस आ गए, छोड़ो जी बेकार, बस यहीं पर ही सही है। बिल्कुल सही है। और अजीम साहब, जहां तक मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ ना, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, मैं इसे ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि जी मिसाल के तौर पे कोई आपसे पूछता है ना, यार शारा फैसल से मैं चला जाऊं घर, तो मैं कहूंगा यार कल तो बंद थी, एहतजाज हो रहा था, बेहतर है अवॉइड कर लो, एमेजिना रोड से चले जाओ। तो ये जो एक आपके पास कैलकुलेशन होती है ना, वो सेम यही कैलकुलेशन है कि जी ये खराब चल रहा था, आप यहाँ से ना जाओ तो बेहतर है, जाना चाहो तो जाके देख लो, कोई मसला नहीं है, अल्लाह करे खुल जाए रोड। सर आज आपने मेरे वालिद मरहूम की याद दिला दी। वो न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छी करते थे। वो कहते थे यार एक वो जो ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा, अच्छा वो कुछ बताने लगे थे, लेकिन बस वो आवाज कुछ चली गई है, कुछ फ्रीजिंग आ गई है। कम्युनिकेशन गैप कम्युनिकेशन गैप उमर साहब, कम्युनिकेशन गैप आ गया, डिलीवर नहीं हो पाया, लेकिन अभी आ जाते हैं वापस। जैसे ही आती है उनकी आवाज़ तो फिर उनका जो किस्सा था वो भी सुन लेते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं सैरिश के, अक्सर लोग हमसे ये कहते हैं कि भाई आप होरोस्कोप में बिलीव करते हो? आप, मैंने कहा होरोस्कोप में बिलीव करने वाली या ना करने वाली बात क्या है? आप जिस दिन जिस तारीख को पैदा हुए हो उसी दिन उस तारीख को ही पैदा हो गया, अगर आप बिलीव ना भी करो तो भी क्या फर्क पड़ जाना है इससे? भाई आपके बिलीव से क्या लेना देना। लेकिन मसला ये है एहतियात कोई बताए तो वो कर लेनी चाहिए, एहतियात इलाज से बेहतर है बेशक। खैर हम ये सब कुछ मजीद समझने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन अभी वक्त खत्म हो चुका है और इंशाल्लाह कल फिर से आपसे मुलाकात करनी अगर जिंदगी रही तो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे फ़हीम को दुआओं में याद रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।